1857 का विद्रोह, जिस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है, जिस स्वतंत्रता संग्राम ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया था और भारत का जो शासन था अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने, या मैं कहूं कि ब्रिटेन की सरकार ने प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया था। 1857 का विद्रोह अपने से पूर्ववर्ती हुए विद्रोह, चाहे वो सैनिक विद्रोह रहे हों, चाहे वो नागरिक या किसान विद्रोह रहे हों, उनकी प्रकृति से कहीं अलग था, क्योंकि इसका एक अखिल भारतीय विजन भी था। यद्यपि 1857 का विद्रोह उत्तरी भारत में ज्यादातर सक्रिय था, लेकिन इसका एक विजन कहीं ना कहीं ब्रिटेन की सत्ता को भारत से उखाड़ फेंकना था। और वहीं 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, जिसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उस शासन का अंत कर दिया था जिसने भारत में कर्नाटक, मैसूर, मद्रास से लेकर मराठा साम्राज्य तक को हरा दिया था और उत्तर भारत में सिख और सिंध जैसे साम्राज्यों को भी अपने हाथों में ले लिया था। तो इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास के अंतर्गत हम 1857 के विद्रोह का समग्र अध्ययन करेंगे। इस विद्रोह को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको किसी बुक या नोट्स की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ आप कुछ स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी बेस अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इससे संबंधित पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम लिंक पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका स्वागत है। हम लोग चलते हैं एक नए क्लास में और हमारी ये जो सीरीज चल रही है आप देख सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज के द्वारा आप आधुनिक भारत के समग्र अध्ययन पर बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो 1857 के विद्रोह में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आपको मैं बता दूं कि किसी भी टॉपिक को अगर आपको पढ़ना है और उसको अच्छे से तैयार करना है, तो उसको पढ़ने का जो सबसे बेहतर तरीका होता है, जिसको मैं कहूं अगर एकमात्र अच्छा तरीका होता है, तो वो ये तरीका ये होता है कि उसको हमें कुछ भागों में बांट लेना होता है। कैसे? जैसे मैं कहूं कि 1857 का आपको विद्रोह पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहला एक दो तीन तरीका होते हैं जो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये जानेंगे कि 1857 का विद्रोह जो इतने बड़े स्तर पर उपजा था, जिसने उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों को अपने आधिपत्य में ले लिया था, तो उसके कारण क्या थे। तो आपको एक पृष्ठभूमि देखनी होगी, बैकग्राउंड देखना होगा कि 1857 की क्रांति का वो कारण कौन से थे जिन्होंने इतना एक अखिल भारतीय स्तर पर एक आंदोलन खड़ा कर दिया था। फिर आप देखेंगे कि उसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी है, उसके वो कौन से कारण थे, वो कौन से तत्कालीन कारण थे, और इसके विस्तार का क्षेत्र कौन सा था, किसने कहाँ नेतृत्व किया, इसके परिणाम क्या हुए, आदि आदि अगर आप भागों में इसको बांट लें तो आप इस विद्रोह को पढ़ पाएंगे। जैसे मैं देखो, मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं कि अगर आपको 1857 का विद्रोह पढ़ना है तो आपको निम्न भागों में अगर आप पढ़ लें। सबसे पहले देखो, 1857 की क्रांति के समय भारत और इंग्लैंड की स्थिति क्या थी। सबसे पहले मैंने एक भाग में इसको तोड़ा है कि 1857 के समय भारत और इंग्लैंड की स्थिति क्या थी। तो इसका मतलब है आपको यह समझना होगा कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, उस गवर्नर जनरल की पॉलिसी क्या थी, और हम एक डायमेंशन और देखेंगे कि ब्रिटेन में उस समय कौन सा प्रधानमंत्री था, भारत को लेकर उसकी क्या पॉलिसी थी। तो एक भाग हम इसका ये पढ़ लेंगे। वहीं दूसरे भाग में पढ़ेंगे हम 1857 के पहले कुछ सैनिक विद्रोह। आपको ये लगता होगा कि 1857 का विद्रोह जिसको पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, तो क्या वास्तविक रूप में ये पहला था या इसके पहले भी कुछ स्वतंत्रता संग्राम हुए थे या कुछ सैनिक विद्रोह हुए थे। तो 1857 से पहले भी कुछ सैनिक विद्रोह हुए थे। उनको हम एक शॉर्ट के माध्यम से और बहुत संक्षिप्त तरीके से देख लेंगे कौन कौन से वो विद्रोह हुए थे जिनके माध्यम से एक सैनिक विद्रोह की संज्ञा उनको दी जाती थी। वहीं हम देखेंगे 1857 के विद्रोह के कारण और तत्कालीन कारण। कारण दो प्रकार के होते हैं। एक कारण वो होते हैं जो धीरे धीरे उपज रहे होते हैं, क्योंकि आप देखिए कि जब आपने देखा होगा कि 1798 और 1800 ईस्वी के आसपास आप जब देखते हैं भारत में जब सहायक संधि लाई जाती है बेलेजली के द्वारा, तो वही बेलेजली ने भारत में कहीं ना कहीं एक बड़े स्वतंत्रता संग्राम के लिए या एक बड़े विद्रोह की पृष्ठभूमि वही तैयार कर दी थी। तो हम देखेंगे वो कौन से कारण थे। और तत्कालीन कारण आप जानते होंगे कि चर्बी युक्त जो कारतूस थे वो एक बहुत बड़ा कारण न होकर एक तत्कालीन कारण था, तो उसको भी हम देखेंगे। वही हम देखेंगे विद्रोह का प्रसार और प्रशासन, मतलब विद्रोह का प्रसार किन किन क्षेत्रों में हुआ, उत्तर भारत के वो कौन से क्षेत्र थे, दक्षिण भारत के वो कौन से क्षेत्र थे जो
1857 की क्रांति से बिलग रहे, अलग रहे, यहाँ तक कि हैदराबाद के निजाम आदि ने और अफगानिस्तान के शासकों ने, सिख रेजिमेंट ने और गोरखा रेजिमेंट ने इस विद्रोह को दबाने के कौन कौन से प्रयास किए थे और इनका प्रशासन कैसा था। मतलब 1857 की क्रांति जब हो रही थी तो इसका जो औपचारिक प्रधान बनाया गया था वो मुगल शासक बहादुर शाह जफर को बनाया गया था। लेकिन बहादुर शाह जफर से भी अलग एक ऐसा संगठन था जो 1857 की क्रांति को लीड कर रहा था। उसमें कौन कौन से लोग थे, वो संगठन क्या था, वो भी आप पढ़ लेंगे। वहीं देखो, विद्रोह के प्रमुख केंद्र और उनके नेतृत्वकर्ता, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है क्योंकि अक्सर स्टेट पीसीएस ये टॉपिक को बहुत महत्वपूर्ण मानती है और वो एक केंद्र दे देती है और उसके आगे दे देती है कौन कौन से लोग नेतृत्व करता थे, इसको कौन कौन लोगों ने कहां कहां लीड किया था, तो हम वो भी देख लेंगे। वहीं हम देखेंगे 1857 से संबंधित प्रमुख पुस्तकें, इसके स्वरूप पर प्रमुख टिप्पणियां। पुस्तक कौन सी, जैसे आपने कभी बुक सुनी होगी 1857 पर बीडी सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लिखी, 1857 लिखी गई, तो वो कौन कौन सी बुक थी, वो कौन कौन से राइटर थे, वो हम देख लेंगे। और वहीं हम देख लेंगे प्रमुख टिप्पणियां क्या है। टिप्पणियां मतलब कई लोगों ने इसको सैनिक विद्रोह करा दिया, कई लोगों ने इसको असभ्य और सभ्य जातियों के मध्य संघर्ष करा दिया। तो आप ये देखेंगे अंग्रेजों की को कौन सी वो घृणित मानसिकता थी, वो ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये ईसाइयों के खिलाफ धर्म युद्ध था, हिंदू मुसलमानों ने षड्यंत्र रचे थे। तो आप देखिए कितना पुअर और घटिया स्टेटमेंट ये दिया जाता है कि भारतीय लोगों ने, हिंदू और मुसलमानों ने ईसाइयों के खिलाफ एक विद्रोह किया और षड्यंत्र रचा। लेकिन आप देखिए कि भारतीय इतिहास की एक खूबसूरती है अपने आप में कि भारत ने कभी अंग्रेजों को, यहाँ तक कि आधुनिक इतिहास भी जब लिखी जा रही है तो अंग्रेजों को ईसाई धर्म से संबोधित नहीं किया गया है। आप देख लीजिए, ये तो बताया जाता है भारतीय इतिहास में कि ईसाइयों ने कैसे धर्मांतरण कराया, कैसी उनकी पॉलिसियां थी, कैसे मिशनरी थे, लेकिन भारतीय इतिहास ने कभी अंग्रेजों को ईसाइयों के तरीके से नहीं मापा। वहीं अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को हमेशा हिंदू मुसलमान का इतिहास करार दिया। जब वो अंग्रेज इतिहासकार जो है, जो जब प्राचीन काल को लिखते हैं तो वो हिंदू इतिहास लिखते हैं, और वहीं जब मध्यकाल को लिखते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो मुस्लिम इतिहास था। तो आप देखिए क्या इस की खूबसूरती रही थी भारतीय इतिहास की। देखो 1857 की विद्रोह की सफलता और प्रभाव और परिणाम, मतलब 1857 के क्रांति के, वहीं आप देखेंगे कि विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे। यद्यपि 1857 की क्रांति प्रथम दृष्टा तो असफल हो गई थी, लेकिन उसने अपने पीछे कौन कौन से वो पदचिन्ह छोड़े थे जिन पर भारत का एक अगले समय में, आने वाले समय में भारत का एक बहुत बड़ा नेशनल, इंडियन नेशनल मूवमेंट खड़ा हुआ। तो कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति उसके नीचे एक आधार का काम करती रही। कुछ इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि 1857 के समय भारत का जो राष्ट्रवाद था वो अपनी भ्रूण अवस्था में था। तो आप ये भी देखेंगे और इसके प्रभाव और परिणाम देखेंगे किस प्रकार भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और भारत का अब जो शासन चलाया जाएगा वो ब्रिटेन में एक पूरा एक संसदीय स्वरूप बनेगा जिसमें 15 लोग होंगे और भारत सचिव की नियुक्ति की जाएगी, और भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया जाएगा। तो हम चलते हैं और एक एक करके इन सब चीजों को देखते हैं। और इन चीजों में हम एक चीज क्या ऐड करेंगे, तो हम ऐड करने वाले हैं इसमें PYQ, कि कुछ पिछले वर्षों में इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछेगा। यद्यपि प्रश्नों की संख्या कम होगी, लेकिन उनके माध्यम से आपको यह पता लग जाएगा कि किन किन डायमेंशन में हमें इस टॉपिक को तैयार करना है। क्योंकि जैसे आपको पता लग गया कि 1857 का तत्कालीन कारण क्या था, तो आपके माइंड में हमेशा ये रहेगा कि हमें कारणों पर भी देखना है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले 1857 के समय भारत और इंग्लैंड की स्थिति क्या थी। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि इंग्लैंड की स्थिति क्या है। तो देखो, अगर मैं देखूं 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हैं वो हैं लॉर्ड पामस्टन। तो आप ध्यान रखिए कि 1857 की क्रांति जब भारत में हो रही थी तो उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड पामस्टन। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और वहीं देखो, और मुख्य जो सेनापति थे वो जॉर्ज एंसन थे, इसको इंपॉर्टेंट नहीं है। और गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। तो भारत का जो 1857 की क्रांति हुई उस समय ब्रिटेन की स्थिति क्या है, तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो लॉर्ड पामस्टन है और भारत का जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड कैनिंग है। और भारत का जो सम्राट है
वो है बहादुर शाह जफर। तो ये भारत का औपचारिक प्रधान है, मतलब ये मुगल सम्राट है, अंग्रेजों की अधीनता में है, तब भी हम मानते हैं कि बहादुर शाह जफर मुगल सत्ता का एक औपचारिक प्रधान है। तो भारत और हमने इंग्लैंड की दोनों की स्थिति देख ली। अब हम क्या देखेंगे कि 1857 का विद्रोह, भारतीय प्रतिक्रिया। अब भारतीय प्रतिक्रिया कैसे हो रही है, देखिए। 100 वर्षों के शोषण का महाविस्फोट था। कैसे 100 वर्षों का? क्योंकि आपको पता होगा कि सन 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में तत्कालीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। और सिराजुद्दौला को हराने के बाद बंगाल में अपने अकॉर्डिंग अपनी कठपुतली नवाब मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया था। जब मीर जाफर गद्दी पर बैठाया तो मीर जाफर को भी हटा दिया गया और बाद में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो सन 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध था, उस प्लासी के युद्ध से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव तैयार हुई थी और उस पर बाद में महल बनता गया। तो हम मानते हैं कि 1757 से लेकर 1857 तक लगभग 100 वर्षों तक अंग्रेजों ने जो शोषण किया था, उसका विस्फोट जो था वो कहीं ना कहीं होना ही था। क्योंकि आप जानते होंगे किसी भी व्यक्ति को आप बहुत समय तक दबा कर नहीं रख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक स्प्रिंग जो होती है, उस स्प्रिंग को आप हाथ में दबा लीजिए, उसको आप जितना दबाते जाएंगे उसकी प्रतिक्रिया उतने ही बड़े रूप में बाद में बदलेगी। तो 1857 की क्रांति के पहले जो भी अंग्रेजों की पॉलिसी रही हो, चाहे भू राजस्व की पॉलिसी रही हो, तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जितनी भी पॉलिसी रही थी वो बहुत गंदी रही थी और कहीं ना कहीं उनके द्वारा तो एक बड़ा विस्फोट होना ही था। ठीक है। अब हम देखेंगे कि 1857 से पहले भी भारत में क्या कुछ सैनिक विद्रोह हुए थे, क्योंकि इससे आपको एक चीज ये पता लग जाएगी कि 1857 की क्रांति के पहले भी भारतीय लोगों में गुस्सा था अंग्रेजों के प्रति और उन्होंने उनके कुछ सैनिकों ने विद्रोह किया था। यहां तक कि पहला विद्रोह का जो सीन मिलता है हमको, वो सन 1764-65 में ही मिल जाता है, 64 में मिल जाता है, क्योंकि बक्सर के युद्ध में। क्योंकि बक्सर का युद्ध जब लड़ा जा रहा था, एक तरफ तो मीर कासिम और तत्कालीन मुगल शासक और क्या बोलते हैं अवध का नवाब था। तो इन तीनों के संगठन में ब्रिटेन की जो अंग्रेजों की सेना थी उसकी एक टुकड़ी जो थी वो भारतीय लोगों में मिल गई थी। तो आप ये मत समझिए कि भारतीय लोग जो थे, भारतीय जो सेना थी, वही अंग्रेजों के साथ मिल जाती थी। तो ये पहला एग्जाम्पल वहीं प्रस्तुत हुआ था कि अंग्रेजों की कुछ सेना की जो टुकड़ी थी वो भारतीय लोगों से मिल गई थी। तो आप ये पता कर पाएंगे। तो इसके द्वारा हम देखते हैं कि कुछ पहले भी सैनिक विद्रोह हुए थे। तो हम देखो, सन 1757 में प्लासी की युद्ध से शुरुआत हुई थी, मैं आपको बता दिया हूं। और सन 1766 में सैनिक विद्रोह हुआ था। जो सन 1766 में जो सैनिक विद्रोह हुआ था इसको व्हाइट इम्यूनिटी बोला जाता है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। वहीं देखिए 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगर हम देखें प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव था और बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो, या इसको कैप्टन मुनरो भी कहा जाता है, उसके नेतृत्व में हुआ था। ये जो था वो प्रथम धार्मिक विद्रोह था। तो 1806 ईस्वी में बेल्लोर में एक विद्रोह हुआ था। बेल्लोर पश्चिम बंगाल का एक स्थान है, बिहार पश्चिम बंगाल का। तो वहां पर विद्रोह हुआ। 1824 ईस्वी में बैरकपुर के 47वीं रेजिमेंट में, जब मैं कहता हूँ 47वीं 48वीं तो अलग अलग रेजिमेंट का नाम दिया जाता है। जैसे वर्तमान में भी इंडियन आर्मी की और पुलिस की कुछ रेजिमेंट होती हैं या पीएससी की, तो उनको अलग अलग रेजिमेंट का दर्जा दिया जाता है। तो सन 1824 में बैरकपुर में भी विद्रोह हुआ था। 1825 में असम में तोपखाने में विद्रोह हुआ। 1838 में सोलापुर में। और ये जो फिरोजपुर आदि के विद्रोह हुए थे। तो आपको ये विद्रोह बहुत ज्यादा याद नहीं करना है, आपको सब आपको प्लासी और बक्सर याद ही होगा। और आप देखना चाहें तो आप बेल्लोर के विद्रोह को और बैरकपुर के विद्रोह को थोड़ा इंपोर्टेंट दे सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं, और ज्यादा नीड नहीं है। तो आपको ये चीज तो पता लग गई कि 1857 की क्रांति के पहले भी भारत में कुछ सैनिक विद्रोह हो चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे बड़ा टॉपिक देखो, 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। सबसे बड़ी चीज जो है वो ये जान लेना कि विद्रोह के क्या कारण थे। देखिए, कोई भी विद्रोह जो होता है वो 1 और 2 दिन में तैयार नहीं होता है। जब सरकारें, सत्ताएं, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद लोगों का शोषण अधिक समय तक करते रहते हैं और जब लोग तंग आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो विद्रोह करते ही है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो जीवन में है वो क्यों विद्रोह करना चाहेगा। हर व्यक्ति का जो उद्देश्य होता है वो कहीं ना कहीं यही होता है कि हम अपनी जीवन जो है वो शांतिपूर्वक जिए। वो क्यों सत्ता के प्रति खड़ा होगा, क्यों वो विद्रोह करेगा।
विद्रोह करना किसका उद्देश्य है? वो कहते नहीं कि दुनिया का हर व्यक्ति या हर माँ ये चाहती है कि भगत सिंह पैदा तो हों, लेकिन वो पड़ोस के घर में हों, क्योंकि उसके घर में हो जाएंगे तो उसका लड़का विद्रोही हो जाएगा। तो हर पेरेंट्स, हर समाज का व्यक्ति यह कहता है कि चलिए जो हो रहा है वो ठीक है, लेकिन हमें परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन विद्रोह तक जाना और सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाना, वो भी ऐसी सरकार जो उपनिवेशवादी सरकार है, जो साम्राज्यवादी सरकार है, जिसके पास मॉडर्न हथियार हैं, जो आधुनिक युग का उत्तरदायित्व लिया है, उसका नेतृत्व कर रहा है, जिसके पास अच्छे सैनिक हैं। उस सैनिक और उन लोगों के खिलाफ खड़ा हो जाना कोई छोटी मोटी चीज तो थी नहीं। अगर विद्रोही जन्म ले रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। उसमें आर्थिक कारण भी थे, सामाजिक कारण भी थे, राजनीतिक कारण थे। सबसे पहले मैं बताता हूँ आर्थिक कारणों को। मैं पहले आपको बाद में स्लाइड से बताऊंगा, पहले मैं बताता हूँ। जब ब्रिटेन की सरकार भारत में आई और सन 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में उन्होंने जीत हासिल कर दी और बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में फ्री ट्रेड करने लगे, फ्री व्यापार ये लोग करने लगे थे। लेकिन प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के लिए एकमात्र विजय थी, या उस विजय पर पूरा भारत विजय कर पाया? तो ये सब सोचने वाली बातें, फेक स्टेटमेंट होते हैं। क्या 1757 में प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को भारत विजय जो हुई थी वो थाली में सजा कर दे दिए थे? क्या भारत उनको प्लासी के युद्ध के बाद थाली में सजा हुआ मिला था? किसी ने कहा था लो अब भारत तुम्हारा है? तो नहीं, अंग्रेजों को भी भारत को नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे संघर्ष करने पड़े। क्योंकि आप देखते हैं सन 1757 के बाद जैसे ही 64 होता है, बक्सर का युद्ध करते हैं। और बक्सर के युद्ध के पहले वो आंग्ल कर्नाटक युद्ध में, 3 कर्नाटक युद्ध में वो फ्रांसीसी कंपनी को हराते हैं। उसके बाद फिर वो मैसूर की ओर जाते हैं, फिर 4 मैसूर युद्ध में वो मैसूर को हराते हैं। मैसूर के बाद मराठाओं की चुनौती थी, वो मराठाओं को हराते हैं। मराठाओं की चुनौती के बाद फिर उनके पास उत्तर भारत की भी कई चुनौती थी, जिनकी आंखों में जो सिंध चमक रहा था, सिंध का कैसे विलय करते हैं। आंग्ल सिख युद्ध में कैसे रणजीत सिंह के बाद उनके उत्तराधिकारी को हटा देते हैं, कैसे अफगानिस्तान को जीते हैं, नेपाल, भूटान, म्यांमार आदि पर कैसी पॉलिसी रही। अंग्रेजों ने किस प्रकार फ्रांसीसी आक्रमण से भारत को बचाया, रसिया के साम्राज्यवाद से बताया। अगर इन सबको आपको पढ़ना है तो मेरे पिछले क्लासों में जिसमें मैंने पढ़ाया है आपको भारत विजय के दौरान मैसूर कर्नाटक का युद्ध, आप जरूर पढ़िए, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। जबकि जब आप इसमें टॉपिक में देख पा रहे हैं अंग्रेजों की आर्थिक कारण, तो आर्थिक कारणों को भी मैंने बहुत डिटेल में, जिसमें मैंने आपको क्या बोलते हैं जमींदारी व्यवस्था, रैयतबाड़ी और महलबाड़ी व्यवस्था बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर एक बार आप जमींदारी व्यवस्था पढ़ जाएंगे तो जमींदारी व्यवस्था में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहां तक कि आप कहीं बैठे होंगे तो आप बता पाएंगे जमींदारी व्यवस्था क्या थी। क्या था वो स्थायी बंदोबस्त जिसने भारत में एक ऐसा वर्ग पैदा किया था जिसने मरते मृत्यु पर्यंत मैं कहूं, या जब तक ब्रिटेन की सरकार भारत में रही, उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था। आज भी भारत का एक जमींदारी वर्ग जो है, जो कहीं ना कहीं पहले जमींदार था, अब तो सरकार ने सब किसी को जमींदार छोड़ा नहीं है। जो जमींदार वर्ग था उसमें से आपको बहुत सारे लोग जो होंगे वो भारत सरकार की बुराई करते हुए मिलेंगे, या मैं कहूँ तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार थी उसके विरोधी है। क्यों है? क्योंकि जो जमींदार हजारों लाखों बीघा के एकड़ के जो मालिक हुआ करते थे, 1952 में, 50-52 में सरकार कहती है कि कोई जमींदार नहीं होगा, हम रैयतों को, किसानों को उनकी भूमि वापस कर देंगे। तो कहीं ना कहीं कष्ट तो हुआ ही होगा। यद्यपि जमीनें जमींदारों की नहीं थी, लेकिन ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, मानव मस्तिष्क है। मानव की मस्तिष्क क्या होता है, आप सोचिए कि आप एक बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं और बस में अगर आप यहाँ बैठ गए और वहां पर रूमाल रखकर नीचे चले गए और कुछ खा पी के आए, जब तक कोई और बैठ गया तो आप कहेंगे सीट मेरी थी। जबकि कुछ माइक्रो, या मैं कहूँ कुछ मिनी सेकंड के लिए आप उस पर बैठे थे, तब भी आप अपना दावा ठोकने लगते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी थी, और वो तो सालों से चली आ रही थी, जो क्या बोलते हैं जमींदारी व्यवस्था। तो दिक्कत थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंग्रेजों के वो कौन से आर्थिक कारण थे जिन पर 1857 का विद्रोह हुआ था। तो देखो आर्थिक काल में देखो, मुक्त व्यापार नीति द्वारा पारंपरिक उद्योग और हस्तशिल्प का विनाश। कैसे? ब्रिटेन की सरकार ने 1813 ईस्वी में और उसके बाद 1833 ईस्वी में 2 एक्ट पारित किए थे। 1813 की एक्ट में ब्रिटेन की सरकार ने यह कहा था कि अब भारत में व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकमात्र अधिकार नहीं होगा। इंग्लैंड का कोई भी व्यापारी भारत से जाकर व्यापार कर सकता है। सिर्फ 1813 में 2
निषेध लगाए गए थे कि आप चाय और चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकते हैं, बाकी एशिया और भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। वहीं 1833 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने यह कह दिया था कि यूरोप का या इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति भारत में जाकर व्यापार कर सकता है। और जब भारत में खुली व्यापार के लिए सबको अधिकार दे दिया गया तो बहुत सारे व्यापारी वर्ग, उद्योगपति वर्ग जो थे भारत में आए। और जब वो भारत में आए तो भारत का जो शिल्प था, हस्तशिल्प था, हथकरघा था, कुटीर उद्योग था, वो फैल हो गया, निस्ता नाबूद हो गया, बर्बाद हो गया। क्यों बर्बाद हो गया? क्योंकि अंग्रेजों ने अपने यहाँ औद्योगिक क्रांति कर ली थी और औद्योगिक क्रांति के द्वारा वहां मशीनों से उत्पादन हो रहा था। जहां भारत का मजदूर, 4 मजदूर मिलकर दिन में 2 वस्तुएं बना पा रहे थे, वहीं ब्रिटेन में मशीनें जो थी वो मिनटों में उतना काम कर दे रही थी। काम ज्यादा था तो मूल्य और प्राइस भी कम था, क्योंकि वहां मशीन बना रही है और यहाँ मजदूर के द्वारा गढ़े जा रहे हैं, तो इनका मूल्य भी कम होता था। इसलिए भारत का जो हथकरघा था, उद्योग था, कुटीर वर्ग था, वो नेस्तनाबूद हो गया था, बर्बाद हो गया था। यहां तक कि विलियम बेंटिक ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने मानव इतिहास में इतनी बड़ी त्रासदी कहीं नहीं देखी। आज भारत के मजदूर किसानों की जो हड्डियां हैं वो भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी हुई हैं। और एक अंग्रेज क्या बोलते हैं व्यक्ति है जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि भारत, अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे आपने देखा होगा सोखता जो होता है वो पानी को सोख लेता है, उस प्रकार की हमारी व्यवस्था है जो भारत में गंगा यमुना के मैदानों से अच्छी फसलों को, अच्छे भू राजस्व को सोख लेती हैं और टेम्स के तट पर निचोड़ देती हैं, मतलब ब्रिटेन में जाकर निचोड़ देती हैं। इसका मतलब था कि भारत से बहुत सारा धन ले जाकर अंग्रेज ब्रिटेन ले जाते हैं। तो इस प्रकार की नीतियां थी। ठीक है, वहीं देखो, भू राजस्व नीतियां, स्थायी बंदोबस्त, रैयतबाड़ी और महलबाड़ी द्वारा भारी कराधान। अंग्रेजों ने जो स्थायी बंदोबस्त लगाया था, जो जमींदारी व्यवस्था लगाई थी, तो जमींदारी व्यवस्था में जमींदारों को तो बहुत लाभ हुआ था। जमींदारों को लाभ इसलिए हुआ था कि जमींदारों के साथ यह कह दिया गया था कि 1793 में, या मैं कहूं 1790 ईस्वी में, जमींदारों से यह कहा गया था कि आप मुझे एक निश्चित फिक्स इनकम देने लगिए और आपकी फिक्स इनकम तब तक बनी रहेगी जब तक ब्रिटेन की सरकार भारत में बनी रहेगी। तो मान लीजिए 1793 में कोई जमींदार किसी क्षेत्र से 5,000 रुपए वसूल करता था और 5,000 में से एग्जाम्पल के तौर पर 4,000 अंग्रेजों को दे देता था, 1,000 उसको लाभ था। लेकिन बाद में 1793 के बाद दौर बदला और क्या बोलते हैं, जमींदारों ने भू राजस्व की बढ़ोतरी की। और जब बढ़ोतरी की तो उस बढ़ोतरी में मान लो 5 से 10,000 कर लिया, तो 10,000 में से अंग्रेजों को वो 4,000, सॉरी 4,000 रुपए ही देते रहे। इसलिए जमींदारों का तो लाभ बड़ा था, अंग्रेजों का शोषण हुआ था। वहीं रैयतबाड़ी और महलबाड़ी व्यवस्था के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में किसानों का और शोषण किया था। इनको डिटेल में आप मेरे क्लास में पढ़ सकते हैं, इतनी कोई नीड नहीं है, तो आप इतना ध्यान रखिए। विलियम बेंटिक ने 1828 से 35 ईस्वी द्वारा मुक्त काश्तकारी अधिनियम जमींदारों से छीने, तो जमींदारों से बहुत सारी जमीनें छीन ली गई थी। वहीं आप बाद में और सारे अधिनियम पढ़ते हैं। प्रशासनिक भ्रष्टाचार था और न्यायिक प्रणाली की जटिलता थी। प्रशासनिक भ्रष्टाचार की बात करता हूं कि कोई भी तंत्र रहा हो, चाहे वो वर्तमान की सरकारें हों, आप एक बात समझिए कि मान लीजिए आपको कोई काम करवाना है, चाहे वो काम तहसील से हो, चाहे वो कहीं से भी हो, अगर वहां भ्रष्टाचार व्याप्त होगा तो आपके अंदर एक आक्रोश आता है कि काम मेरा है, देश मेरा है, टैक्स मैं देता हूं, तो ये जो सरकारी लोग हैं वो क्यों घूस लेते हैं, क्यों करप्शन है। जब ये सब चीजें होती हैं तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत तो होती ही होगी, और जब दिक्कत होती है तो वो कहीं ना कहीं आपके आक्रोश का कारण बनती है। और ये सरकार तो विदेशी थी, तो लोगों के अंदर आक्रोश था, तो ये कार्य ये भी था। वहीं हम कहें न्यायिक प्रणाली की जटिलता, क्योंकि इसके पहले जो न्याय व्यवस्था थी वो भारत में 2 टाइप के न्याय होते थे, और दो प्रकार के न्याय होते हैं, एक राजस्व संबंधी और एक फौजदारी संबंधी। तो भारत में अभी तक जो फौजदारी के नियम चल रहे थे उसमें मुस्लिम कानून शरीयत लागू होती थी, क्योंकि इसके पहले मुगलों का शासन था, और भू राजस्व में हिंदू और मुस्लिम दोनों कानून थे। लेकिन अंग्रेजों ने, आपने देखा होगा कि कुछ वॉरेन हेस्टिंग्स ने सुधार किए थे, जिसके अंतर्गत वो कुछ जैसे सदर दीवानी, सदर निजामत अदालत लेकर आया था। तो उसको डिटेल में नहीं जानना, तो कहीं ना कहीं लोगों में इसके लिए भी विरोध था, क्योंकि किसी भी समाज की जो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है एक सभ्य समाज की, वो होती है निष्पक्ष न्याय। अगर व्यक्ति को निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा तो क्या कोई तंत्र सफल होगा?
आप सोचिए कि आज भारत की स्थिति तो मतलब बड़ी दयनीय लगती है कुछ मामलों में, कि जब न्याय का जो पल्ला है वो किसी ऐसे व्यक्ति की ओर झुका होता है जिसके पास पकड़ होती है, पैसा होता है, धन होता है। जब अगर हम न्याय ही उसके तरफ दे देंगे तो हम किस आइडल समाज की बात करेंगे? हमारे पास कौन सा ऐसा आइडल समाज है जिस समाज की हम इमेजिन करते हैं, महत्वाकांक्षा रखते हैं कि ऐसा समाज होना चाहिए? अब उस समाज में अगर आप न्याय ही नहीं दे पा रहे हैं, आज एक गरीब व्यक्ति पहुंच जाए, एक अमीर व्यक्ति पहुंच जाए, तो गरीब के पास न्याय मिलने की कितनी संभावना है? बहुत कम संभावना है। यहाँ तक कि क्यों शोषण होता है सोसाइटी में? क्योंकि गरीब व्यक्ति कभी न्यायालय जा ही नहीं पाता है, क्योंकि वो जानता है कि न्याय मेरे पक्ष में होगा ही नहीं। तो जब मेरे पक्ष में नहीं होगा तो मैं न्यायाधीश के पास क्यों जाऊं? तो न्याय बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है। वहीं देखो, सामाजिक और धार्मिक काल क्या थे 1813 13 की एक्ट में, चार्टर एक्ट में। हाँ, 1813 की जो एक्ट आई थी जिसमें मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई थी भारत के लिए, उसमें यह भी कहा गया था कि भारत में अब कोई भी ईसाई मिशनरी जा सकता है और वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। इसलिए ईसाई मिशनरी भारत में आए, उन्होंने तथाकथित हिंदू और मुस्लिम समाज का बहुत तेजी से धर्मांतरण कराया। इसलिए कहीं ना कहीं समाज में यह आक्रोश भी व्याप्त था कि अंग्रेज भारतीय लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो ये कार्य ये भी था। 1850 ईस्वी का लैक्स लॉकी अधिनियम, ईसाई बनाने पर पैतृक संपत्ति में अधिकार और पदोन्नति। 1850 में जो लैक्स लॉकी अधिनियम आया था, लैक्स लॉकी अधिनियम में यह कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म में चला जाता है तब भी उसको अपने पिता की संपत्ति में मिलने का अधिकार रहेगा। इसलिए कहीं ना कहीं लोगों में एक ये भी आक्रोश व्यक्त था। वहीं देखो, कुछ सुधारवादी कदम, रूढ़िवादियों में नाराजगी, सती प्रथा उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, मंदिर और मस्जिद की जमीनों, पुरोहित इमामों पर लगान लगाना। देखिए, कुछ अंग्रेजों ने सुधारवादी कदम अपनाए थे। यद्यपि अंग्रेज जो हैं इसके बहुत प्रशंसनीय हैं और आपको प्रशंसा करनी चाहिए। प्रशंसा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि सिर्फ इतिहास हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमको ये पता रहे कि सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इतने इतने सन में किया था, ये सती प्रथा होती है। आप सोचिए, ये प्रोग्रेसिव कदम था। कहीं ना कहीं अंग्रेजों का एक बेहतर कदम था, जिन्होंने भारत में कुप्रथा, जिसको मैं कहूं सती प्रथा जैसी कुप्रथा का भारत में अंत किया और विधवा पुनर्विवाह को एक सरकारी अधिमान्यता दी। तो इनका एक प्रोग्रेसिव कदम था। लेकिन कहीं ना कहीं इससे भारत का एक बहुत बड़ा जो वर्ग था, बहुत बड़ा एक हिस्सा था, वो नाराज था। नाराज क्यों था? क्योंकि ये समाज रूढ़िवादी होती है। आज भी आप देखिए, आसपास की समाज, आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं एक अलगाव रखते हैं। या तो देखो, धर्म और जाति की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि हर धर्म वाला ये सोचता है कि मुझसे श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है, और हर जाति वाला ये सोचता है कि मेरी जाति बेहतर है। और जाति की विशेषता ये कि हर जाति को अपनी से नीचे जाति मिल जाती है। हिंदुओं में मैं कहूँ एक्स जाति अपने आप में महसूस करती होगी। आप जो भी वीडियो देख रहे होंगे सबको लगता होगा कि मेरे से भी नीचे कोई जाति है। मतलब तथाकथित कोई जाति ऊंची और नीची नहीं होती। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वालिटी का राइट देता है, लेकिन लगता सबको है कि मुझसे भी नीची जातियां हैं। तो इन जातियों का उन्मूलन कहीं ना कहीं ब्रिटेन की सरकार कर रही थी, तो ये प्रशंसनीय कदम था। ठीक है। वहीं देखो, मंदिर और मस्जिद की जमीनों पर पुरोहितों और इमामों को, मतलब जो पुरोहित वर्ग था, इमाम जो थे, उनकी अंग्रेजों ने जमीन छीन ली थी और उन पर टैक्स लगा दिया था। तो भी समाज में एक बड़ा बदलाव के लिए लोग विरोध कर रहे थे। और विरोध का एक जो खूबसूरत अंदाज होता है वो ये होता है, कुछ रूढ़ी वर्ग जो होता है वो हमेशा इस बात में खड़ा रहता है कि ये प्रथाएं सही है। और देखिए, कुप्रथा कुप्रथा होती है, और जो व्यक्ति इसका समर्थन करते हैं वो भी जानते हैं कि ये जो प्रथा है वो कुप्रथा है, लेकिन वो अपने निजी लाभ में उन चीजों को कहीं ना कहीं प्रमोट करते रहते हैं। ठीक है। भाई देखो, लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और बेलेजली की सहायक तंत्री। तो लॉर्ड डलहौजी की व्यवगत नीति क्या थी कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत का जब गवर्नर बनकर आया तो उसने ये कहा कि भारत में 3 प्रकार की जागीरें हैं। एक पहली जागीर वो है जो पहले मुगलों या मराठाओं के नियंत्रण में थी, अब हमारे नियंत्रण में है। दूसरी जागीरें वो हैं जिन्हों या दूसरी रियासतें वो हैं जो हमने पैदा की हैं, जैसे सतारा हमने बनाया है। तो जो दूसरे टाइप की रियासतें हैं जो हमने बनाई हैं, उसमें हम ये नियम करते हैं कि अब उन रियासतों के मालिकों के पास, राजाओं के पास अगर अपना खुद का पुत्र नहीं होगा तो वो लोग दत्तक पुत्र नहीं ले पाएंगे।
मतलब अपना उत्तराधिकारी वो किसी दूसरे व्यक्ति को या बच्चे को गोद लेकर उसको घोषित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने इस पर यह तर्क दिया था कि हमने कुछ रियासतों के राजाओं को राज्य करने के लिए अपने तरफ से नियुक्त किया है, तो इस रियासत पर आपके पुत्र का अधिकार ना होकर ब्रिटेन का अधिकार है, जबकि आपकी निजी प्रॉपर्टी पर तो आपका उत्तराधिकारी का अधिकार है, आप जिसको चाहें उसको संपत्ति दे दें, लेकिन रियासत के मालिक हम हैं और हमारे अलावा ये रियासत किसी को नहीं दी जाएगी। तो इस टाइप का नियम लगाया था। तो भारत में बहुत सारी रियासतें जो थी वो इसी का क्या बोलते हैं विरोध कर रही थी। लेकिन 1857 की जो क्रांति है उस पर कहीं ना कहीं एक आरोप प्रत्यारोप लगे रहते हैं कि 1857 की क्रांति में जो विद्रोह हो रहा था उस विद्रोह में कौन लोग शामिल थे। तो अधिकांश वही लोग थे जो रियासतों के मालिक थे और उन्होंने उसका विरोध किया था। ठीक है, बेलेज अली ने सहायक संधि कैसे अपनाई थी तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आप वीडियो देख लीजिए बेलेज अली की। ठीक है, 1852 में डलहौजी द्वारा इनाम आयोग अवध के 20,000 जागीरें जब्त, जिससे सैनिक और अधिकारी बेरोजगार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक महत्वपूर्ण कारण था क्योंकि डलहौजी ने इनाम आयोग की नियुक्ति की और इस इनाम आयोग ने अवध के क्षेत्र में लगभग 20,000 लोगों के जागीरें या जमीनों को जब्त कर लिया था। और जब्त करने से इसका विद्रोह में क्यों कारण हो जाता है, क्योंकि अवध, बंगाल और उड़ीसा आदि के क्षेत्रों के सैनिक सबसे ज्यादा संख्या में थे और जो सैनिक थे उनके माता पिता कहीं ना कहीं किसान थे, जगीदार थे, जमींदार थे। तो इसका एक विद्रोह का कारण यह भी बना था। ठीक है, मुगल सम्राट का अपमान, सिक्कों से नाम हटाना, लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार में रहने का आदेश, नवाबों की राजनीतिक उपलब्धियां जब्त। अब सोचिए कि वो मुगल साम्राज्य जिसकी सीमाएं कभी दक्कन, कभी उत्तर में काबुल कंधार तक लगा करती थी, उसके जो एक वंश का सम्राट होता है बहादुर शाह जफर से कहा जा सकता है कि आप, कहा जाता है कि आप लाल किला में नहीं रहेंगे, आप हटिए और कुतुब मीनार जाइए। तो आप ये ध्यान रखिए कि किसी भी चीज पर घमंड करने से पहले आप ये सोचिए कि दुनिया में बड़े बड़े सुल्तान, बड़े बड़े सल्तनतें नहीं रही तो आपका वजूद क्या है। आप तो किसी घर के मालिक होंगे, छोटे मोटे जमींदार या छोटी मोटी प्रॉपर्टी के होंगे। जो लोग, जो मुगल साम्राज्य ने तत्कालीन समय में अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए, अपने विस्तृत साम्राज्य के लिए संपूर्ण संसार को चकाचौंध कर दिया था, वो मुगल साम्राज्य का जो शासक है उससे ब्रिटेन की डलहौजी कहता है कि आप जाइए और आप लाल किला छोड़ दीजिए और लाल किला छोड़कर जाकर कुतुब मीनार में रहिए। तो परिवर्तन संसार का नियम है, आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। आप सोचिए, जो ब्रिटेन ये कहती है कि आप लाल किला छोड़कर जाइए और कुतुब मीनार में रहिए, वही ब्रिटेन ये कहती है कि हम लोग जो है, हम लोग सब लोग हैं और हमारा साम्राज्य इतना बड़ा है कि हमारे साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता है। आज आप उस ब्रिटेन की स्थिति देख लीजिए जो कभी अपने साम्राज्य में सूर्य अस्त नहीं कराता था। आयरलैंड उसका बचा है, किस प्रकार आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड में राजनीतिक स्थितियां हैं, आयरलैंड की स्थिति देख लीजिए। ठीक है, तो ये कारण थे। ठीक है, विद्रोह को और कारण देखें हम तो देखो सैनिक कारण देख सकते हैं। अब इतनी डिटेल में आप देख ही ले रहे हैं तो थोड़ा और देख लीजिए। देखिए सैनिक कारण कौन से हैं, नस्लीय भेदभाव, वेतन और पदोन्नति में भारतीय सैनिक अधिकतम सूबेदार पद तक पहुंच सकते थे। मतलब भारत में भारतीय व्यक्ति कोई सैनिक अगर था, वो सेना में अगर किसी बड़े पद तक जा सकता था तो मात्र सूबेदार के पद तक जा सकता था, इससे ऊंचा पद नहीं मिलता था। इनको सैलरी कम मिलती थी, पदोन्नति कम मिलती थी। यहाँ तक कि भारतीय लोगों ने 10 साल तक ब्रिटेन की सेवा की हो तब भी उन्हें अंग्रेजों की तरफ से आए हुए रिक्रूट से ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता था। तो लोगों में आक्रोश तो था ही। सन 1854 ईस्वी का डाकघर अधिनियम सैनिकों को निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी। जहां 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने डाक अधिनियम लाया, उस डाक अधिनियम से यह कहा गया कि अब सैनिकों को फ्री में डाक भेजने की सुविधा नहीं रहेगी, इसलिए भी आक्रोश छपना। 1856 का सेना भर्ती अधिनियम लॉर्ड कैनिंग द्वारा समुद्र पार विदेश में सेवा अनिवार्य, धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन, धार्मिक प्रति को तिलक, पगड़ी पर रोक। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने जो नियम बनाया वो ये बनाया कि जो भी व्यक्ति अब ब्रिटेन की सेना में भर्ती होना चाहता है उसके लिए नियम होगा कि अब
भारतीय लोगों को भी समुद्र से पार जाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय तथाकथित भारत में कुछ को रूढ़िवादी मानसिकता थी और वो ये कहती थी कि किसी भी व्यक्ति को समुद्र के पार नहीं जाना चाहिए, अगर समुद्र के पार जाएगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए सैनिकों को लगा कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मतलब आपको सोचकर बड़ा अचरज होता होगा वर्तमान के दौर में कि कौन सी मानसिकता बना रखी थी कि हम कभी भारत छोड़कर नहीं जाएंगे समुद्र के पार नहीं। उस समय की कुप्रथाएं थी, और कुप्रथाओं का जो सबसे बुरा रूप होता है कि वो अपने जमाने में लगता है कि हम बहुत अच्छी चीजें हैं, क्योंकि देखिए कोई भी प्रथा समय के हिसाब से बदलती है, प्रथा भी बदलती हैं और समस्याएं भी बदलती हैं। आज जो हो सकता है कि आज जो सुधार हैं आने वाले समय में वो कुप्रथा हो जाए। जैसे जब सती प्रथा स्टार्ट हुई होगी, सती प्रथा कब स्टार्ट हुई इसका दावा कोई इतिहासकार कर नहीं सकता है, क्योंकि हर इतिहासकार कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। अगर किसी का पूर्वाग्रह मुस्लिम विरोधी है तो वो कहते हैं कि मुस्लिमों के आने से भारत में सती प्रथा आने लगी, जबकि कुछ लोग बताते हैं कि हिंदुओं में पहले ये व्यवस्था थी। तो अलग अलग डायमेंशन है, जो भी सत्य रहा हो आप खुद पढ़ लीजिए, आप खुद पढ़िए तो बेहतर है। आप मैं आपको कह दूं कि भारत में मुस्लिमों के आने से सती प्रथा हुई तो ये बहुत पुअर स्टेटमेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने सतही जानकारी के आधार पर आपको ये दावा कर दिया, कहीं ना कहीं मेरा पूर्वाग्रह काम कर रहा है, मेरी मानसिकता काम कर रही है, और मैंने उसके आधार पर ये स्टेटमेंट दे दिया कि ऐसा सत्य रहा होगा। लेकिन ऐसा सत्य नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अलग 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 अंदाज है ना, अलग अलग मतलब हर व्यक्ति अलग अलग सोचता है। ठीक है, आप देखिए तत्कालीन कारण और विस्फोट। तो आप देखिए ये सब जो कारण थे, अभी तक जो कारण देख रहे हैं ये बड़े कारण थे, लेकिन तत्कालीन कारण क्या हुआ, मतलब जिसने तुरंत मतलब एक स्टार्ट हो गई। 1857 क्रांति कैसे स्टार्ट होती है देखिए, पुरानी बंदूक के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल, कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होने की अफवाह है। मतलब ब्रिटेन की जो कंपनी थी वो अभी तक दूसरे राइफलों का उपयोग करती थी, लेकिन नई वो एनफील्ड राइफल लाई, और एनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगाए जाते थे तो मुंह से पहले निकाला जाता था, फिर उसमें लगाया जाता था। तो एक अफवाह फैल गई कि इस कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी है। अगर सुअर की चर्बी मुसलमानों के लिए हराम होती है और गाय हिंदुओं के लिए हराम होती है, तो उन लोगों को लगा कि हो सकता है कि अंग्रेज जो हैं वो हिंदू और मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट कराना चाहते हैं। लेकिन इसमें चर्बी युक्त कारतूस थे या नहीं थे, अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अभी तक अंग्रेजों ने तो बहुत समझाया कि ऐसा नहीं है, कई रिसर्च हुई है, लेकिन इसका एक फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं मिल पाया है कि आखिर थी कि नहीं थी। ठीक है, वहीं देखो जनवरी 1857 में दमदम और बहरामपुर में सैनिकों ने इनकार कर दिया। और देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, 29 मार्च बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे द्वारा सार्जेंट ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी गई। इन गुस्सा में आ गए, इन्होंने कहा कि आप हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, इसलिए 29 मार्च को ये हत्या कर देते हैं। वहीं 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है, और 34वीं रेजिमेंट इसलिए भंग कर दी जाती है क्योंकि मंगल पांडे इसी से बिलोंग करते थे। 24 अप्रैल 1857 को अप्रैल की थर्ड नेटिव कैवलरी के 90 सैनिकों का इंकार, पची सड़ी छोड़िए, 10 मई 1857। 1857 की क्रांति कब स्टार्ट होती है? तो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट होती है। बिपिन चंद्रा ने एक किताब लिखी है, वो उस किताब में लिखते हैं, बड़ा सुंदर लिखा गया है, एकदम नोवेल टाइप में लिखा गया है। अगर मैं किताब दिखाऊं आपको तो शायद मेरे पास किताब पड़ी हुई है, ये किताब है 1857 भारत का स्वतंत्रता संग्राम। तो इसमें स्वतंत्रता संग्राम जो स्टार्ट होता है वो 1857 की क्रांति से ही स्टार्ट होता है। और जब 1857 की क्रांति से स्टार्ट होता है, बड़ा सुंदर लिखा हुआ है कि 11 मई 1857 को दिल्ली की सड़कों में अभी सवेरा हुआ था। वो लिखते हैं कि सुबह सुबह का समय था, अचानक मेरठ से कुछ सैनिक जो थे वो दिल्ली में आ रहे थे। लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर ये लोग कौन हैं। वो जल्दी ही मुगल शासक के पास पहुंचे, और मुगल शासक भी सुबह सुबह सोकर उठा होगा, उठा भी था नहीं भी उठा था ऐसा कुछ पता नहीं, उठा और उसने देखा कि ये कौन है। उसको पता लगा अचानक मेरठ के लोगों ने विद्रोह कर दिया है, मेरठ के सैनिकों ने। उसने एक्शन लिया, यहाँ तक कि बहादुर शाह जफर बहुत डरा हुआ था, उम्र भी हो चुकी थी, क्योंकि उम्र भी तो एक चीज है। आपकी जो उम्र है वो सबसे शानदार उम्र है, क्योंकि युवा अवस्था से बेहतर कोई उम्र हो नहीं सकती है।
क्योंकि इस जमाने में हर चीज हमको छोटी नजर आती है। लगता है कि ये चीज तो हम कर सकते हैं, क्योंकि आज से मतलब मैं भी 5 साल या 7 साल पहले जो सोचता था कि तत्कालीन परिवर्तन में ला सकता हूँ, धीरे धीरे व्यक्ति समझौतावादी हो जाता है। इस दुनिया की परिस्थितियां, आपके आंकड़े, सोचने का अनुभव धीरे धीरे आपको समझौतावादी बना देता है। लेकिन समझौतावादी बनाने से पहले आपकी जो उम्र है, उस उम्र में आपके पास एक अजीब जुनून है। एक क्या बोलते हैं, वेब सीरीज है मनी हाइस्ट कर कर, उसमें एक करेक्टर है, उसका नाम है बर्लिन। बड़ा शानदार करेक्टर है, एक प्रोफेसर है बर्लिन, एक चोरी को अंजाम देता है। और चोरी वो कर रहा होता है रॉयल मिंट के अंदर। रॉयल मिंट क्या होता है, पैसा छापने वाला एक जगह होती है। और वो लोग क्या करते हैं, एक पहले से अपना एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं और उसके अंदर घुस जाते हैं और सबको कब्जा में करने के बाद पैसा छापते हैं। तो बर्लिन एक स्टेटमेंट देता है, कहता है कि युवा अवस्था अपने आप में एक बड़ा अजीब दौर होता है। लगता है कि हर चीज हमारे लिए बनी है, लेकिन धीरे धीरे आपको दुनिया से अलग बनाती जाती है उम्र। कभी आपको लगता है कि प्यार सब कुछ है, लेकिन वो कहता है कि प्यार बहुत जल्दी खत्म होने लगता है। वो और भी स्टेटमेंट देता है, वो स्टेटमेंट यहाँ बताना बेहतर नहीं है, तो आप ध्यान रखिए कि 10 मई को, हाँ मैं बता रहा था कि जैसे ही मेरठ के सैनिक दिल्ली में पहुंचे तो बहादुर शाह जफर को कोई आइडिया नहीं थी, यहाँ तक कि उसने इनकार कर दिया। बाद में सैनिकों ने कहा कि आप इसका प्रभार लीजिए। उसने बाद में प्रभार लिया, लेकिन वो प्रभार कैसे चल रहा था वो मैं आगे बताऊंगा आपको। 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया। तो 12 मई 1857 को वो दिन था जिस दिन भारतीय लोगों के हाथ में दिल्ली कुछ महीनों के लिए आई थी। क्योंकि 1802 ईस्वी में लॉर्ड लेक ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और 1857 में कुछ समय के लिए दिल्ली अंग्रेजों के हाथ से निकली। बाकी अब हमेशा दिल्ली अंग्रेजों के हाथ में ही रही थी। अब देखिए विद्रोह का प्रसार। विद्रोह का प्रसार, विद्रोह का प्रसार का मतलब है कि विद्रोह किन किन क्षेत्रों में कैसे कैसे फैला। तो देखिए विद्रोह का केंद्र जो था वो उत्तर भारत का विस्तृत भूभाग था, विशेषकर अवध, बिहार और मध्य भारत। अगर मैं आपको एक मैप ड्रॉ करके बताना चाहूं, अगर मान लो भारत ये है, तो इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो अवध आदि का क्षेत्र है। अवध का है कुछ बिहार, बंगाल आदि क्षेत्र में है। और यहाँ छोटे मोटे, यहाँ मैं मानूं एक, अगर ये रेखा मैं बना दूं, एक रेखा ड्रॉ कर दूं, तो ये जो क्षेत्र था वो 1857 की क्रांति से प्रभावित था। यहाँ जो क्रांति का भाग नहीं था। आपको मैप को देख लग रहा है बहुत कम हिस्से में हुई थी, लेकिन इसके प्रभाव थोड़ी दूरगामी है, इसलिए इसका महत्व ज्यादा है। देखो दिल्ली में सैन्य परिषद, मतलब बहादुर शाह जफर तो औपचारिक प्रधान है, लेकिन वास्तविक रूप में इसका जो नियम है कि हमें क्या पॉलिसी रखनी है 1857 के विद्रोह को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसको हम अखिल भारतीय स्तर पर एक बड़ा विद्रोह मानते हैं। तो क्यों मानते हैं, क्योंकि इसने एक कमेटी बनाई थी, एक परिषद बनाई थी। देखो सैन्य और असैन्य गतिविधियों के संचालन हेतु गठित नेतृत्व बख्त खां बरेली से दिल्ली आए थे। तो जो अभी तक औपचारिक प्रधान है, जो औपचारिक प्रधान है वो कौन है, तो औपचारिक प्रधान है बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर कौन है, ये है मुगल शासक, ये औपचारिक प्रधान है। लेकिन ये वृद्ध है, इसलिए इस व्यक्ति को औपचारिक प्रधान बना दिया गया। इसलिए बना दिया गया कि वो मुगल सम्राट है, वो आसपास कई राजाओं को खत लिखेगा तो एक बड़ा प्रभाव होता है। प्रभाव इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई संगठन बनाना चाहते हैं, कोई गली मोहल्ले की कोई कमेटी बनाना चाहते हैं, अगर आपको लगे कि ये एक्स मैन है, ये किसी पद पर रहा है, बड़े पद पर रहा है, अगर हम आप उस संगठन में ले आते हैं तो लोगों पर एक प्रभाव पड़ता है कि हाँ ये प्रभाव अच्छा है। तो इसी टाइप से औपचारिक प्रधान है। लेकिन इस विद्रोह का जो वास्तविक नेतृत्व कर रहा है वो कौन कर रहा है, एक संगठन बना लिया गया है जिसमें से कुछ सेनाओं के नेता हैं, कुछ असैन्य नेता हैं, और इसका नेतृत्व कर रहे हैं बख्त खान। और बख्त खान जो है वो बरेली से दिल्ली आए हुए हैं। ठीक है, दिल्ली का पतन देखो, दक्षिण भारत, मद्रास, बंगाल, पंजाब और मुंबई का अधिकांश भाग शांत रहा। तो आप यहाँ ध्यान रखिए कि कौन कौन से क्षेत्र जो रहे हैं वो 1857 की क्रांति से छूते रहे हैं। तो आप देखो मद्रास, बंगाल, पंजाब और मुंबई का अधिकांश भाग है जो शांत रहता है। वहीं देखो दिल्ली का पतन, जहां दिल्ली पर इन लोगों ने 10 मई या 12 मई को कब्जा कर लिया था, वो दिल्ली कैसे इनके हाथों से निकल गई है। तो 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों का
दिल्ली पर पुनः अधिकार हो गया, तो आप देखिए मई से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो कुछ महीने तक रहा और 20 सितंबर में इनके हाथ से फिर निकल जाती है। बहादुर शाह गिरफ्तार कर लिया जाता है और रंगून मतलब म्यांमार में भेज दिए जाते हैं, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। एक संक्षिप्त परिचय लिख दिया कि यहां से ये स्टार्ट हुआ था और बहादुर शाह की गिरफ्तारी के बाद इनका अंत हो जाता है। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसको आप याद रख लीजिए। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं स्क्रीनशॉट में हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। इस ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इससे लगभग उत्तर प्रदेश पीसीएस में या किसी स्टेट पीसीएस में, चाहे वो बिहार पीसीएस हो और अधिकांश मध्य प्रदेश पीसीएस में, इससे हमेशा एक क्वेश्चन बनता ही रहता है। और क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि इस विद्रोह में उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल आदि का क्षेत्र था, तो सबसे ज्यादा इसी से प्रश्न बनते हैं। तो देखो इसमें आपको क्या देखना है, ये विद्रोह के 20 प्रमुख केंद्र हैं। ये क्या है, ये दिए गए हैं केंद्रों के नाम, मतलब ये शहरों के नाम हैं। और हाँ, यही सब सभी में शहरों के नाम दिए गए हैं। तो देखिए ये लिखा हुआ है दिल्ली। दिल्ली में 1857 की क्रांति का जो विद्रोह है उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, तो बहादुर शाह जफर और बख्त खान, क्योंकि बख्त खान वास्तविक प्रभारी हैं। और औपचारिक प्रधान कौन है, तो औपचारिक प्रधान है जफर खान। लखनऊ में कौन कर रहा है, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल, ब्रिजेश कादर, दमन कैंपबेल है। तो देखो लखनऊ का नेतृत्व कर रही हैं अवध के नवाब की पत्नी, जिनका नाम बेगम हजरत महल है, और उनका एक नाबालिग पुत्र है ब्रिजेश कादर। इनको याद नहीं रखना है, आपको रखना है सिर्फ बेगम हजरत महल को। दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि लखनऊ से बेगम हजरत महल और झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई दोनों लोग नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए महिलाओं की इसमें अग्रिम भूमिका आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन लखनऊ में किसने इसका विद्रोह को दमन कर दिया, तो वो कर दिया कैंपबेल के द्वारा। तो आपको तीनों चीजें पता लग गई। लखनऊ का नेतृत्वकर्ता कौन है, बेगम हजरत महल, और इसका दमन किसने कर दिया, अंग्रेज एक कैंपबेल है, उसने इसका दमन कर दिया। आपको दिख रहा है स्पष्ट। कानपुर, कानपुर से नेतृत्व कौन कर रहे हैं, नाना साहब और तात्या टोपे दोनों मिलकर। और इसका दमन किसने कर दिया, हैवलॉक ने, नील और कैंपबेल में। एक सत्ती चोरा जो कांड है उसका संबंध कानपुर से, तो आप ध्यान रखिए सत्ती चोरा कांड का संबंध कहां से है, तो वो कानपुर से है। और इसका नेतृत्व नाना साहब तात्या टोपे ने कर दिया, दमन कर दिया हैवलॉक और नीलादी ने, ये भी ध्यान रखिए। आप एक काम करिएगा, आपको नोट्स बनाना हो तो नोट्स बनाने के लिए आप एक इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप अगर खुद लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख लीजिए, जैसे आपको लिखना है लखनऊ, तो लखनऊ में आपको 3 फॉर्मेट बना लेने हैं। एक ऊपर वाले फॉर्मेट में बनाना लेना है कि लखनऊ का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो यहाँ लिख लीजिए बेगम हजरत महल, और यहाँ लिख लीजिए दमनकर्ता। और अगर आप चाहें तो यहाँ समय लिख सकते हैं, क्योंकि इन 2-3 चीजों का शहर का समय आपको जानना जरूरी है। तो इस टाइप से बना सकते हैं, बाकी अगर नहीं भी बनाना है तो ये पर्याप्त है, सफिशियंट है। झांसी या ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, क्योंकि तात्या टोपे यहां से जाकर यहां पहुंच गए थे। हीरोज ने यहाँ हीरोज ने दमन कर दिया था, बाद में तात्या टोपे में मारे गए। और महारानी लक्ष्मीबाई के संबंध में हीरोज ने कहा था कि भारतीय 1857 की क्रांति में अगर कोई वास्तविक मर्द था तो वो महारानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है। बिहार जगदीशपुर से कौन, तो बाबू कुंवर सिंह, और इसका दमन किसने कर दिया, विलियम टेलर और विसेंट आयर ने। इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया, तो मौलवी लियाकत अली ने। दमनकर्ता जो है वो जनरल नील है। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने, इनके दमनकर्ता लिखे हुए हैं। बरेली से खान बहादुर खान ने दमन कर दिया विसेंट आयर ने। और वहीं देखो असम से कर्णवेश्वर सिंह ने, मनीराम दत्ता। उड़ीसा के संबलपुर से, संबलपुर उड़ीसा में है, राजकुमार सुरेंद्र शाही ने, उज्जवल शाही ने नेतृत्व किया। गोरखपुर को याद रखिए, गोरखपुर से क्वेश्चन आया है, तो गजाधर सिंह ने। मथुरा से देवी प्रसाद ने। आप छोटे मोटे आप चाहें तो इनको भी देख सकते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और 1857 की क्रांति के प्रमुख जगह और उनके नेतृत्वकर्ता इस प्रकार रहे। अगर आपको थोड़ा बहुत देखना है तो आप देख सकते हैं राजस्थान, मेवात, पानीपत, महाराष्ट्र, हैदराबाद, मेरठ जरूर याद रखिएगा। मेरठ में कदम सिंह, क्योंकि मेरठ से ही ये विद्रोह शुरू हुआ था। तो ये रहे
इनके नेतृत्वकर्ता। और ये अब देखिए विद्रोह का स्वरूप। विद्रोह के स्वरूप से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अब विद्रोह के स्वरूप से क्यों प्रश्न आते हैं, सबसे पहले हम आपको कुछ बुक्स बताएंगे, और बुक्स जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुक्स के माध्यम से प्रश्न आता है कि ये बुक किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई। आपको साफ दिख रहा है, हाँ ठीक है, वहां मैं जूम कर दूंगा। देखो 1857 से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, जिसमें 1857 किसकी है, तो ये लिखा गई है एस एन सेन के द्वारा। 1857 एस एन सेन की बुक है। वही देखो फर्स्ट बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वीडी सावरकर की है। वहीं देखो द सिप्रॉय इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजूमदार की है। ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आरसी मजूमदार ने एक स्टेटमेंट दिया था 1857 क्रांति को लेकर। ना ये प्रथम था, ना ये स्वतंत्रता संग्राम था, ये ना राष्ट्रीय था। बहुत महत्व इस स्टेटमेंट का, तो आप ध्यान रखिएगा। आरसी मजूमदार ने बुक लिखी है द सिप्रॉय इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट रेवेलियन 1857। पूरनचंद जोशी ने हिस्ट्री ऑफ द इंडियन इम्यूनिटी, टी आर होम्स ने द ग्रेट रेवेलियन, अशोक मेहता ने सिविल रेवेलियन इन द इंडियन इम्यूनिटीज, एस वी चौधरी ने, और थ्योरी ऑफ द इंडियन इम्यूनिटी एस वी चौधरी ने, दोनों एस वी चौधरी के द्वारा लिखी है। तो ये संबंधित बुक है, और ये बुक के प्रमुख राइटर हैं, बुक के राइटर हैं। दिख रहा है आपको, कट है अभी, ठीक। वहीं देखो आप परेशान मत होइए, इसकी पीडीएफ जो है बिल्कुल सेम टू सेम पीडीएफ जो है, यही पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम लिंक पर सेंड कर दूंगा। आप बहुत अच्छे से उसको देख सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। देखो स्वरूप और विभिन्न मत। स्वरूप क्या होता है, हर चीज का स्वरूप अलग अलग होता है। जैसे अभी अब वर्तमान में एक कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई है, तो कॉकरोच जनता पार्टी का स्वरूप क्या है, तो आप कहेंगे ये बड़ी पार्टी है। कुछ लोग कहेंगे ये अखिल भारतीय स्तर पर एक बड़ा मतलब न्यू जनरेशन का नेतृत्व करेगी, ये सरकार को एक बीजेपी सरकार को एक कड़ी टक्कर देगी। आने वाले युग में हो सकता है एक अच्छी सरकार बना ले कॉकरोच जनता पार्टी। हो सकता है भारत के पढ़े लिखे अच्छे वर्ग इन लोगों से जुड़ पाए। तो हर व्यक्ति का अलग अलग अंदाज हो सकता है, ये पॉजिटिव लोगों का अंदाज है। लेकिन जो तथाकथित सरकार के समर्थक है वो कहेंगे कुछ नहीं है, 4 दिन के बाद खत्म हो जाएगी। ऐसी कई पार्टियां आई, कई बनी, कई मिट रही। ये सरकार, ये विपक्ष के द्वारा खड़ा हुआ एक एजेंडा है। तो स्वरूप अलग अलग है, आप कुछ और सोचते हैं, कुछ कोई व्यक्ति कुछ और अलग सोचता है। तो 1857 की क्रांति में किस व्यक्ति के द्वारा क्या सोचा जा रहा था, वही लिखा गया है स्वरूप। तो देखो सैनिक विद्रोह, यह एक 1857 का मतलब जब क्रांति समाप्त हो गई, तो क्रांति समाप्त हो जाने के बाद इतिहास लिखी जाती है। और जब इतिहास लिखी जाती है तो सभी व्यक्ति अपना अपना मत देते हैं कि ये ऐसा काम था, ये ऐसा हुआ। तो उसके बाद 1857 की क्रांति पर किस व्यक्ति ने क्या टिप्पणी की, टिप्पणी आपकी नहीं सुनी जाएगी, टिप्पणी सुनी जाएगी उस व्यक्ति की जो बड़ा इतिहासकार है। उस समय अंग्रेजों के या भारत की तरफ से लोगों ने नेतृत्व किया है, उन बड़े लोगों के द्वारा ये टिप्पणियां की जा रही हैं कि 1857 की क्रांति का क्या स्वरूप था। तो देखो ये मान रहे हैं, कुछ लोग मान रहे हैं ये सैनिक विद्रोह था। कौन मान रहा है, तो जॉन लॉरेंस जे आर सीले ने मत दिया है कि एक सैनिक विद्रोह था, ये नागरिक विद्रोह नहीं था, ना भारत का स्वतंत्रता संग्राम था, ये मात्र सैनिक विद्रोह था। तर्क देते हैं केवल सैन्य असंतोष, किंतु अवध बिहार का जन समर्थ, चलिए छोड़िए। बर्बरता और सभ्यता के बीच समर्थन, ये दे रहे टी आर होम्स। ये बड़ा पुअर स्टेटमेंट मैं इसको कहूंगा, इतिहास का 1857 की क्रांति का सबसे बेकार, यहां तक कि घटिया मूल्यांकन जो किया गया है वो इन व्यक्ति के द्वारा किया गया है। ये कह रहे हैं कि सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष हो रहा है। कौन सी सभ्यता, वो सभ्यता जो भारत में शोषण करने के लिए आई है, वो सभ्यता जो धर्म के नाम पर, जो भू राजस्व के नाम पर, जो जमींदारी के नाम पर, जो न्याय व्यवस्था के नाम पर, जो आधुनिक शिक्षा के नाम पर, जो समाज की रिफॉर्म्स के आधार पर भारतीय लोगों का शोषण कर रही हो, वो अपने आप को सभ्य समाज का नेतृत्वकर्ता बताते हैं। वो समाज जो शोषण से हो रही है, जो शोषित है, वो बताते हैं कि आप असभ्य हैं। तो ये कितना घटिया स्टेटमेंट है, ये दिया गया टी आर होम्स के द्वारा। ये और देखिए धर्म युद्ध, ये तो और महान व्यक्ति निकले का धर्म युद्ध है। अब धर्म युद्ध क्या बता रहे हैं, कल ईसाई
के खिलाफ हिंदू मुसलमानों ने मिलकर षड्यंत्र कर दिया। अरे भाई, इतिहास पढ़ रहे हो, बड़े व्यक्ति हैं, तब भी लिख रहे हैं कि धर्म युद्ध है। मतलब यह बात इससे ये साबित हो जाती है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति मूर्ख नहीं हो सकता है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। बड़े से बड़ा व्यक्ति जो है वो भी असभ्य हो सकता है। ऐसे हो सकता है जैसे अभी एक बार एक बड़ी मीटिंग हो रही थी और भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे, उन्होंने उस मीटिंग को कंडक्ट किया। वो एक्स सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे थे और उनके द्वारा वो सेमिनार लिया जा रहा था। उस सेमिनार में भारत के और विश्व के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाया गया था जो इलीट और पढ़े लिखे लोग थे। जब वो कॉन्फ्रेंस ले रहे थे तो कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये बताइए, क्या आप लोग सोचते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था नहीं है, अनटचबिलिटी नहीं है, छुआछूत नहीं है? तो लोग कह रहे हाँ हाँ, मैं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो वो कहते हैं कि आप लोग अगर ऐसा मानते हैं तो आप लोगों में बैठा हुआ कौन व्यक्ति ऐसा है जो तथाकथित दलित व्यक्ति के साथ अपनी लड़की की शादी कर देगा? तो वहां पर सेमिनार में बैठे हुए सैकड़ों हजारों लोगों की जो गर्दनें थी वो झुक गई। झुकने का मतलब है कि आप प्रदर्शन कुछ भी करते रहिए, ठीक है, अंदर जो है वो तो निकलेगा ही। अब ये देखिए, ये पढ़े लिखे व्यक्ति रहे होंगे, ये कह रहा है धर्म युद्ध है, हिंदू मुसलमान मिलकर ईसाइयों को मार रहे हैं। क्या 1857 की क्रांति में आप एक तटस्थ मूल्यांकन कर लीजिए, आप ये छोड़ दीजिए कि आप भारतीय व्यक्ति हैं, तब आप 1857 की क्रांति पढ़िए। ठीक है, 1857 की क्रांति में आपको ये कभी लगेगा ही नहीं कि इसमें हिंदू मुस्लिम मिलकर ईसाइयों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन वो किसके लिए लड़ रहे हैं? वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ रहे हैं, ना कि ईसाइयों के लिए लड़ रहे हैं। तो ये भी स्टेटमेंट एक खराब स्टेटमेंट है। राष्ट्रीय विद्रोह और नागरिक विद्रोह की जो संज्ञा दी गई है वो बेंजामिन डिजराली और अशोक मेहता के द्वारा दी गई। ये ठीक संज्ञा है कि राष्ट्रीय विद्रोह हुआ था, नागरिक विद्रोह हुआ था। ये बेंजामिन डिजराली और अशोक मेहता ने स्टेटमेंट दिया है। वहीं देखो, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, जेम्स आउटट्रिम और डब्ल्यू टेलर का हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। सामंतवादी, पुनर्स्थानवादी, जवाहरलाल नेहरू, सामंती विद्रोह, मुगल सत्ता की पुनः स्थापना का प्रयास। ये सोचने वाली बात है जो स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू ने दिया है कि सामंतवादी है, और सामंतवादी है मतलब कि उन रियासतों के मालिकों के द्वारा विद्रोह किया गया है जो अपनी रियासत को बचाना चाहते हैं। या ये कहिए कि ये क्या बोलते हैं, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना है। जब मैं शायद 12th क्लास में था, 12th क्लास में मतलब मैं तो पीसीएम वाला विद्यार्थी था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया था, लेकिन इतिहास पढ़ने का मुझे बहुत शौक था। तो ये प्रतियोगिता स्कूल में हुई, और जब प्रतियोगिता स्कूल में हो रही थी उस प्रतियोगिता में लिखना था, 1857 क्रांति का टॉपिक दिया गया था उसमें। तो मैंने उसमें लिखा कि 1857 क्रांति यदि सफल हो जाती तो मुगल सत्ता पुनर्स्थापित हो जाती। लेकिन उसके आगे मैंने जो लिखा वो उस समय का छोटा अनुभव था, वो कहीं ना कहीं समाज का प्रभाव था कि कहीं ना कहीं मतलब मैं एक ऐसे धर्म का नेतृत्व कर रहा था और मैं कहीं ना कहीं वो धार्मिक भावना से वो लिख रहा था। कैसा था, अब आइडिया बदल गए हैं। देखिए, सोच समय के साथ बदलनी चाहिए, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि आज मैं जो सोच रहा हूं वही मैं फ्यूचर में सोचूंगा तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं और आपकी सोच भी बदलनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जो मैं पहले सोचता था आज भी सोचता, तो फिर आप बहुत पीछे हैं, क्योंकि समय के साथ सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर समय यहाँ आपको दिख रहा है, हाँ, क्योंकि समय के साथ सोच बदलना बहुत ज़रूरी है, समय के साथ मूल्य, क्योंकि अगर आप नहीं बदले, क्योंकि हर चीज़ नयापन चाहती है, हर चीज़ इनोवेशन चाहती है। जो पेड़ होते हैं वो भी अपने पत्ते गिरा देते हैं। मतलब मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं तो आप भविष्य में सोचने लगे मैं बेईमान हो जाऊं। वो तो एक सार्वभौमिक सत्यता की श्रेणी में आते हैं, ऐसी चीजें नहीं। मतलब जिसे आप आज नियम मान रहे हैं, हो सकता है कि समय के साथ वो चीजें बदल जाएं। तो ये सब चीजें बदलाव जरूरी है। स्वतंत्र संग्राम बीडी सावरकर, ये स्टेटमेंट अच्छा लगता है, क्योंकि बीडी सावरकर ने लिखा है कि भारत का ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अच्छा स्टेटमेंट है, महत्व भी है। एसेंशन धर्म के लिए शुरू और स्वतंत्रता संग्राम में समाप्त, ये अलग ही बता रहे हैं। अस्वीकरण आरसी मजूमदार, हाँ देखो ये बढ़िया, आरसी मजूमदार का स्टेटमेंट ये देखिए। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजूमदार
एक बड़े इतिहासकार, उन्होंने लिखा ना ये स्वतंत्रता संग्राम था, ना राष्ट्रीय था, ना ये प्रथम था। तो इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है जिसको बताने का समय नहीं है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया था। अब देखो, विद्रोह की विफलता के कारण क्या थे। क्योंकि एक इतना बड़ा विद्रोह जन्म ले रहा था, आप मिनटों से इसको पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये विद्रोह असफल क्यों हो गया। देखिए, असफलता किन चीजों पर निर्भर करती है। अब जैसे मैं एक इमेजिन करता हूं कि भारत में जो तथाकथित पार्टी है, जिसकी सरकार है, उस सरकार को कॉकरोच जनता पार्टी हटाकर अपने आप को सत्ता में लाती है। क्या अपने आप को सत्ता में लाना एकमात्र विकल्प है? नहीं। क्योंकि विकल्प का मतलब है कि आप जिस चीज को रिप्लेस कर रहे हैं, उसके बाद आप कौन सा बेहतर शासन देंगे। क्या आपके पास ऐसा विजन है जिससे भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है वो खुश हो पाए, उसकी प्रतिपूर्ति हो पाए, लोगों को न्यूनतम आवश्यकताओं की चीजें मिल पाए। अगर ऐसा विजन है तो बेहतर है। किसी चीज को हटा देना मात्र विकल्प नहीं होता है। आप देखते हैं, जब भारत में मोरारजी देसाई की सरकार आई, इंदिरा गांधी की सरकार को उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं हटा दूंगा। क्या उनके सरकार के पास ऐसा कोई विजन था कि वो भारत में बहुत समय तक अपनी सत्ता को बचा पाते? नहीं था। सिर्फ सत्ता से किसी को हटा देना तो बहुत छोटी चीज है, मतलब छोटी ये नहीं है कि आपने हटा देना मतलब सरकार, वो भी बड़ी चीज है, लेकिन मतलब एक मूल्यांकन की दृष्टि से छोटी है कि आपने हटा दिया, लेकिन आप उसके स्थान पर क्या बेहतर विकल्प दे पाए। तो हम देखेंगे विफलता के क्या कारण थे। विफलता के कारण होते हैं कि आपने पहले क्या नियोजित किया था, पहले कौन सी योजनाएं बनाई थी, और वो योजनाएं क्यों असफल हो गई। उन योजनाओं को असफल होने में बहुत सारे कारण थे। आप देखिए, संगठन और संसाधन का अभाव। विद्रोहियों में वीरता थी, परंतु केंद्रीकृत संगठन, सुनिश्चित योजना और समन्वय का अभाव था। मतलब उनके पास वीरता का अभाव नहीं था। भारतीय सैनिक लड़ने के लिए तैयार थे कि हम लड़ेंगे, विद्रोह करेंगे, लेकिन क्या सिर्फ वीरता किसी युद्ध में पर्याप्त होती है? वीरता होना जरूरी है, लेकिन वीरता एकमात्र और पर्याप्त चीज इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास मॉडर्न वेपन है, उनके पास बेहतर संगठन है। भारतीय लोगों के पास संगठन नहीं है। बहादुर शाह जफर तो औपचारिक शासक है, वास्तविक शासक कौन है? वास्तविक शासक कोई है ही नहीं। अगर बख्त खान भी वो नेतृत्व करें तो इनके पास ऐसा कोई संगठन नहीं था जो संगठन ये तय कर पाए कि हमारे आने वाला प्री प्लान क्या होगा। जैसे आप बस जब इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में आप पढ़ेंगे कि 1885 से लेकर 1915 तक कांग्रेस का ढांचा देखिए आप कैसा रहता है। लेकिन जब महात्मा गांधी आते हैं तो उस ढांचे में परिवर्तन आता है। कुछ 1800 1920 के आसपास कांग्रेस में भी कुछ समितियां बनाई जाती हैं जो ये तय करती हैं कि हमें क्या करना है। तो ऐसी कोई समितियां नहीं थी। तो इसके लिए असफलता का एक बहुत बड़ा कारण था। सैनिक उद्देश्य, निश्चित उद्देश्य का अभाव, कोई स्पष्ट भविष्य की योजना नहीं थी। लक्ष्य सामंती और पुरानी व्यवस्था मुगल मराठा की पुनर्स्थापना था। अब भारत के अधिकांश लोगों ने, कुछ लोग तो मुगलों से जलते ही होंगे कि मुगलों का शासन बहुत देर रहा है, हम मुगलों का शासन हम नहीं सह सकते हैं, इसलिए वो झंडा के नीचे नहीं आएंगे। कुछ लोग मराठाओं से जलते होंगे कि ऐसा ना हो कि मराठाओं का शासन आ जाए। और उस समय भारत का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा वर्ग था जो ये चाहता था कि अंग्रेजों का शासन तो भारत में ठीक है। तो लोगों ने इसमें संगठन में कोई भूमिका नहीं निभाई, इसलिए असफल हुआ। देशी राज्यों और सामंतों का राजभक्त बने रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहे एक लॉर्ड कैनिंग ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 1857 की क्रांति में यदि सिंधिया भी हमारे विरोध में खड़े हो जाते तो हमको बोरिया बिस्तरा इसी दिन बांधने होते, लेकिन सिंधिया इसके विरोध में खड़े नहीं हुए। अब सिंधिया क्यों खड़े नहीं हुए? अब सिंधिया के खिलाफ तो आप बोल भी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? बड़े मंत्री हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, सिंधिया ने आखिर क्यों इसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया, क्यों यहां तक कि इसको दबाने में प्रयास किया, क्यों हैदराबाद के निजाम ने दबाने का प्रयास किया? कारण है, छूते हैं। पटियाला, जींद, ग्वालियर, सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, पंजाब, नेपाल अंग्रेजों की मदद कर रहे थे इस विद्रोह को दबाने में। लॉर्ड कैनिंग का कथन है, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा। इन शासकों में ब्रेक वाटर्स का कार्य किया है, ठीक है, ब्रेक वाटर्स का मतलब इनका प्रतिरोधी के रूप में काम किया है। कुशल अखिल भारतीय नेतृत्व का अभाव,
स्थानीय नेता लक्ष्मीबाई कुंवर सिंह युक्त थे, पर लॉरेंस निकलसन, हैवलॉक आउट्रम जैसे अखिल भारतीय भारतीय अंग्रेज सेनानायकों के सामने कमजोर पड़ गए। यद्यपि अच्छे सैनिक थे लेकिन टेक्नोलॉजी बेहतर थी। आप कितने भी बलशाली बने रहे, आप 2 क्विंटल का वजन, 15 क्विंटल का वजन उठा लें, लेकिन राइफल के नीचे तो आप छोटे ही पड़ जाएंगे। और देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, आधुनिक तकनीक और बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता, अंग्रेजों की संचार, टेलीग्राफ, जीटी रोड और एनफील्ड राइफलों पर नियंत्रण, शिक्षक वर्ग तटस्थ रहा। वे मानते थे कि ब्रिटिश शासन आधुनिकरण के लिए आवश्यक है। तो भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग, या उसमें तत्कालीन कम वर्ग जो शिक्षित वर्ग था, वो ये मान रहा था कि भारत में अंग्रेजों का कुछ समय तक बना रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंग्रेज भारत में इनोवेशन ला रहे हैं, नया चाल ला रहे हैं, और भारत के लोगों के पास तकनीक बेहतर नहीं थी, बुद्धिजीवी वर्ग समर्थन नहीं कर रहा था। तो ये असफलता का कारण था। असफलता के कारण में आप ये भी देखिए कि भारत का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो इंग्लिश शिक्षा ले रहा है, वो ये कह रहा है कि अंग्रेजों का भारत में रहना कुछ समय तक जरूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पुरातन व्यवस्था से असंतुष्ट था, वो इसके विरोध में काम कर रहा था। और वहीं हम कहें आधुनिक हथियारों की, तो आधुनिक हथियारों की इसलिए क्योंकि 1857 के आसपास में, या मैं कहूँ 17 और 18 सेंचुरी में, भारतीय समाज पुरातनवादी थी और वो रूढ़िवादी समाज का नेतृत्व कर रही थी। कहीं वो ईश्वर में, कहीं वो परलोकवाद में विश्वास कर रही थी, छोटे छोटे घृणित मानसिकता में दबी हुई थी। वहीं अंग्रेज जो थे वो मॉडर्न समाज की नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत का जो धर्म बचा है वो मात्र रसोई तक सीमित बचा है। तो इस टाइप का सिस्टम चल रहा था। तो ये असफलता के कारण थे। अब देखिए 1857 के विद्रोह के परिणाम क्या हुए। परिणाम बड़े दूरगामी हुए थे। दूरगामी इसलिए हुए क्योंकि किसी चीज का परिणाम आप इसलिए आकलन मत करिए कि 1857 की क्रांति भारत में असफल हो गई और उसने भारत में स्वतंत्रता नहीं दिला पाई। ये एक सतही स्तर पर कहा जा सकता है कि 1857 की क्रांति असफल हो गई थी, लेकिन 1857 की क्रांति ने भारत में एक बेस के रूप में काम इसलिए किया था कि आने वाले समय में, आप देखिए 1857 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में एक विद्रोह होता है, और 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, और 1885 के बाद 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन होता है, और बंगाल के विभाजन के बाद भारत में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। और 1905 के बाद आप देखेंगे 1915 तक स्थितियां बदलती हैं, 20 तक गांधी जी ठीक ठाक भारत में सक्रिय हो जाते हैं और बड़े बड़े आंदोलन को लीड करने लगते हैं। तो 1857 की क्रांति जो है वो यहाँ एक राष्ट्रवाद के भ्रूण के रूप में काम कर रही थी, क्योंकि कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि 1857 की क्रांति के समय भारत का जो राष्ट्रवाद था वो भ्रूण अवस्था में था। भ्रूण अवस्था मानिए मतलब वो पैदा होने वाला था, क्योंकि अगर भारत गुलाम हुआ तो उस गुलामी के पीछे अगर आपको एक और एकमात्र कारण चुनना हो तो आप उसको चुनिए कि भारत में भारतीय व्यक्तियों में राष्ट्रवाद का अभाव था। राष्ट्रवाद का अभाव था, तो ठीक है, राष्ट्रवाद का अभाव। भारत देखो, मैं बता रहा हूं क्या परिणाम क्या हुआ। ये देखो, सत्ता का हस्तांतरण। अभी तक जो 1857 के पहले तक जो समय चल रहा था, जो नियम चल रहे थे, वो ब्रिटेन की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी निजी लोगों की, मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के कुछ लोगों का संगठन था, और वही अभी तक भारत में कार्य व्यापार कर रहा था और शासन चला रहा था। लेकिन अब 1857 की क्रांति के बाद अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया, और शासन का अंत करने के बाद देखो, कंपनी के शासन का अंत, भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित, तो 1858 का एक्ट ब्रिटेन की पार्लियामेंट पारित करेगी। 57 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार छीने सीधे ब्रिटिश ताज के हाथों में सौंप दिए। मतलब ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने, मतलब ब्रिटेन की सरकार ने यह कहा कि जो निजी कंपनी है, मतलब एग्जाम्पल ये देखिए कि भारत की अडानी कंपनी है, अडानी किसी देश में व्यापार करने जाते हैं और धीरे धीरे उस देश के
कानून को अपने हाथों में ले लेते हैं, उस देश पर अपना उपनिवेश बना लेते हैं, साम्राज्य बना लेते हैं। बाद में भारत वहाँ कोई विद्रोह हो जाता है और विद्रोह के बाद भारत सरकार ये कहती है कि अब अडानी का शासन वहाँ समाप्त हो जाएगा, अब हम शासन करेंगे। इसी प्रकार का शासन हुआ कि ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत, और ब्रिटेन से भारत की सत्ता ब्रिटेन की सरकार ने अपने हाथों में केंद्रित कर ली। अब देखो क्या होगा, ब्रिटिश क्राउन का शासन, ब्रिटिश क्राउन का मतलब समझिए ब्रिटेन के जो महारानी हैं उनका शासन होगा। कैसे होगा? प्रशासनिक और ढांचागत परिवर्तन, भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, नया पद सृजित, सहायता के लिए 15 सदस्यीय मंत्रणा परिषद, थर्ड ब्रिटिश सरकार, 7 कंपनी के भूतपूर्व सदस्य। आप समझिए कि अब ब्रिटेन की जो महारानी है, अब देखिए ये रही ब्रिटेन की स्थिति। ब्रिटेन, अब जो ब्रिटेन की स्थिति है और ये रहा भारत। भारत, तो भारत का शासन अभी तक कैसे चल रहा था? तो अभी तक भारत का जो शासन चल रहा था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी। लेकिन अब 1858 की एक्ट में 1858 की एक्ट में 1858 के एक्ट में कहा गया अब आप शासन नहीं चलाएंगे। तो अब प्रश्न उठा कि शासन अब कैसे चलेगा? तो ब्रिटेन के लोगों ने, ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि अब हम शासन चलाने के लिए 15 सदस्यों की 15 सदस्यों की एक सभा बनाएंगे, एक परिषद बनाएंगे, जिसको भारत राज्य सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत राज्य परिषद कहा जाएगा। ये भारत राज्य परिषद कितने लोगों की होगी? 15 लोगों की होगी। और इन 15 लोगों में क्या होगा? ये 15 लोगों में एक होगा भारत राज्य सचिव। भारत राज्य सचिव, ये भारत राज्य सचिव क्या करेगा? ये ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री होंगे या रानी होंगी उनको सारी सूचनाएं देगा कि भारत का शासन हम कैसे चला रहे हैं। तो अब भारत का जो शासन चल रहा है वो कैसे चल रहा है? तो ये 15 लोग हैं, इनको मान लीजिए मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, और इन 15 लोगों के द्वारा भारत की योजनाएं बनाई जाएंगी, और यही जो है भारत राज्य सचिव के माध्यम से अब भारत का शासन चलाया जा रहा है, चलाया जाएगा। अभी तक शासन कैसे चल रहा था? तो अभी तक शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी, लेकिन अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं चलाएगी। अब शासन कौन चलाएगा? तो अब शासन चलाया जाएगा किसके द्वारा? तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा। और ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने 15 लोगों का एक संगठन बना दिया। वही 15 लोगों का संगठन डिसाइड करेगा कि भारत का शासन कैसा चलेगा। और भारत में जो व्यक्ति नियुक्त करेंगे ये लोग, उसको हम बोलेंगे कौन सा? उसको बोलेंगे वायसराय। वायसराय, तो वायसराय नियुक्त कर दिया गया। इसके पहले वायसराय का नाम जो था वो था भारत का गवर्नर जनरल। उस गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तित कर कर नाम क्या रख दिया गया? वायसराय रख दिया गया। और प्रथम वायसराय जो बना वो बना लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि कैनिंग के समय में ही 1857 का विद्रोह होता है, 1858 की एक्ट आती है। तो लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। क्योंकि अंतिम गवर्नर जनरल इसलिए था क्योंकि इसी के समय में गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। जब वायसराय कर दिया गया तो निश्चित है किसी के समय में वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल दोनों के तमके इसी को प्राप्त है। ठीक है, अब देखो 15 सदस्यीय मंत्रणा परिषद, 8 ब्रिटिश सरकार, मतलब ब्रिटेन की सरकार 8 लोगों को नियुक्त करेगी। और इसको आप मानिए कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो लोग नियुक्त करते हैं, कोई जानने की नीड नहीं है। ठीक है, वायसराय की उत्पत्ति, गवर्नर जनरल की गरिमा बढ़ाते हुए उसे वायसराय कहा जाने लगा। लॉर्ड कैनन प्रथम गवर्नर जनरल बना। ठीक है, वो प्रथम वायसराय बना। रजवाड़ों का समावेश, व्यक्तिगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स समाप्त कर दी गई। गोद लेने का अधिकार वापस कर दिया गया। रियासतों को ब्रिटिश ताज के अधीनस्थ सब ऑर्डिनेट यूनियन किया गया। 1876 में महारानी विक्टोरिया को केसर ई हिंद की उपाधि दी गई। मतलब ब्रिटेन की सरकार ने डिसाइड कर लिया कि अब हम भारतीय रियासतों का विलय नहीं करेंगे और सब रियासतों को अब दत्तक पुत्र लेने का अधिकार सौंप देंगे। ठीक है, और वहीं देखिए 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत का या दुनिया का केसर हिंद की उपाधि दे दी गई। हितवादी नौकरियां देखिए 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम आया। उस भारतीय परिषद अधिनियम में क्या कहा गया? उसमें कहा गया 1861 में भारतीय सेवा अधिनियम नस्लीय भेदभाव कागजों पर
समाप्त पर परीक्षा लंदन में होना, मतलब उन्होंने कहा कि यूपीएससी जो अखिल भारतीय स्तर पर जो नौकरियां हैं उनमें हम सभी को नियुक्ति देंगे। 1 सेकेंड, 1 मिनट रुकिए। तो अखिल भारतीय स्तर पर हम सबको नौकरियां देंगे। ये कौन करता है? ब्रिटेन की पार्लियामेंट करती है। लेकिन आप देखिए कि 1833 में ही उन्होंने ये कह दिया था कि हम धर्म, जाति, लिंग और नस्लीय भेदभाव के आधार पर नौकरियों में कोई विभेद नहीं करेंगे। लेकिन देखिए कि 1833 ईस्वी से लेकर 1863 ईस्वी तक में कोई भारतीय व्यक्ति यूपीएससी, उस समय जो मैं कहूँ आईसीएस की परीक्षा जो थी वो पास नहीं कर पाया। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले व्यक्ति हुए जो 1863 ईस्वी में पहली बार भारतीय सिविल सेवा पास करते हैं आईसीएस के पर। तो इतना भेदभाव सिर्फ कहने के लिए कुछ था और करने के लिए कुछ और था। तो ठीक है, ये रहा। अब आप देखिए, सैन्य परिणाम और राजनीतिक पुनर्गठन, पील कमीशन की नियुक्ति। दिख रहा है आपको? थोड़ा और जूम कर लूं? अब ठीक। पील कमीशन की नियुक्ति। पील कमीशन क्या है? देखिए, जब 1857 की क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति में सैनिकों ने विद्रोह किया था। और जब सैनिकों ने विद्रोह किया था, और उन सैनिकों ने विद्रोह किया था जो अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि सैनिक की बदौलत ही उसने भारत में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। सैनिक अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत थे, सेना सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि सेना के बदौलत ही तो भारत जीत सकते थे। क्योंकि भारत जीतने के लिए अंग्रेज भावनात्मकता का उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि सभी को यह पता था कि अंग्रेज जो हैं वो विदेशी हैं, और कोई विदेशी सत्ता कब तक किसी देश में रह सकती है? जब तक रह सकती है जब तक उसके सैनिक मजबूत रहें। तो उनको यह पता लग गया कि आने वाले समय में अगर भारत के सैनिक ही विद्रोह करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और दिक्कत इतनी बड़ी हो जाएगी कि हमारा साम्राज्य तो बढ़ तो पाएगा ही नहीं। हो सकता है कभी फिर अंग्रेज, फिर भारतीय सैनिक मिलकर हमारा साम्राज्य ना फेंक दें। इसलिए भारत में उन लोगों ने एक पील कमीशन लाया गया। पील कमीशन को ये रिकमेंडेशन करनी थी, ये ये विचार करना था कि भारत में सैनिकों को हम किस टाइप से विभाजित कर दें। तो उसने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी। उसमें से ये एक रिकमेंडेशन ये थी कि भारतीय सैनिकों को अब हम जातीय आधार पर विभाजित करेंगे। कैसे? अब उन लोगों ने एक मार्शल जाति का कॉन्सेप्ट लगाया। मार्शल जाति का कौन? उन्होंने कहा कि मार्शल जाति का मतलब है कौन शक्तिशाली जाति है। उन्होंने कहा जाट शक्तिशाली राज्य जातियां हैं। उन्होंने कहा कि अफगानी शक्तिशाली है। उन्होंने कहा कि गोरखा शक्तिशाली है। तो मार अभी आप जानते होंगे कि सेना में ये कहा जाता है कि एक्स सेना बहुत शक्तिशाली है। तो अंग्रेजों ने ये कॉन्सेप्ट लागू कर दिया। ये कॉन्सेप्ट क्यों लागू कर रहे हैं? क्योंकि अगर वो मार्शल जाति का कॉन्सेप्ट दे देंगे ना, तो कुछ लोग जो है वो समझेंगे कि हम ताकतवर हैं, और सब तो वो होंगे नहीं, और जो दूसरे लोग होंगे वो अपने आप को कमजोर मान लेंगे। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग शक्तिशाली जाति के हैं, और शक्तिशाली जाति में किन लोगों को बताया गया? सिखों को बता दिया, जाट, गोरखा रेजिमेंट। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, उन लोगों को कह दिया कि आप शक्तिशाली मार्शल जाति हैं, बाकी कमजोर जाति हैं। अब मुसलमानों को सेना में भर्ती करना कम कर दिया था, क्योंकि मुसलमानों ने सक्रिय रूप से भूमिका ली थी। अब अंग्रेजों ने बहुत सारे सैनिकों को बाहर निकाल दिया, अवध, बंगाल, उड़ीसा प्रांत के, क्योंकि इन लोगों ने विद्रोह किया था। तो सब कुछ ढांचा अंग्रेज कैसे बदलेंगे, चाहे वो सेना हो और सामाजिक क्षेत्र में ही बदल देंगे। अंग्रेजों ने जो सोसाइटी के लिए रिफॉर्म्स किए थे, जिनमें सती प्रथा हो, विधवा पुनर्विवाह हो, पशु और क्या बोलते हैं कन्या भ्रूण हत्या हो, उन्होंने कहा कि अब हम भारतीय समाज में ये रिफॉर्म्स नहीं करेंगे। देखो, रिफॉर्म्स वो क्यों कर रहे थे? रिफॉर्म्स के दो डायमेंशन हैं। एक तो वो निजी हित में कर रहे थे, और दूसरा, ठीक है रिफॉर्म्स चाहे वो निजी हित में हो, लेकिन रिफॉर्म्स जो थे सामाजिक रिफॉर्म थे, बेहद प्रशंसनीय है। उसमें प्रशंसा बहुत की जानी चाहिए, क्योंकि इससे अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती। क्योंकि आपने अगर रिफॉर्म्स किया है तो आप वास्तविक रूप में आप प्रशंसनीय हैं। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि 1857 की क्रांति के बाद अब हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, क्योंकि हम रिफॉर्म्स करते हैं तो भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो नाराज हो जाता है। वो नाराज कौन सा वर्ग हो रहा है? तो नाराज वो वर्ग हो रहा है जो शक्तिशाली वर्ग है।
जो अंग्रेजों का समर्थन कर दे तो अंग्रेजों की सत्ता बनी रहे। तो उन्होंने उसके बाद बेसिक रिफॉर्म्स जो थे वो भी समाप्त कर दिए कि हम समाप्त, अब हम कोई रिफॉर्म्स नहीं करेंगे। तो देखिए क्या क्या परिणाम हुए। पील कमीशन सिफारिशें लागू की गई। 1859 से पहले मुसलमानों को दंडित किया गया, बाद में उन्हें हिंदुओं के खिलाफ संरक्षण दिया गया। पहले मुसलमानों को दंडित किया गया क्योंकि आपने 1847 क्रांति में भाग लिया है। बाद में उनको क्या बोलते हैं, हिंदुओं के खिलाफ भड़काया गया। साम्राज्यवादी विस्तार रुका पर संस्थाओं का दोहन बढ़ा। 1859 का लगान कानून वित्तीय प्रणालियों का विकेंद्रीकरण, मतलब विस्तार तो रोक गया लेकिन कुछ नियम एक्ट के द्वारा भारत का शोषण तब भी चलता रहा। सेना का पुनर्गठन किया गया किसके आधार पर? पील कमीशन के आधार पर। भारतीयों की संख्या घटी। अनुपात बंगाल में 2.1, मद्रास मुंबई में 3.1। भारतीय ब्रिटिश तोपखाना पूर्णतः अंग्रेजों के नियंत्रण में रहा क्योंकि उन्होंने बंगाल, बिहार और मद्रास, सॉरी, बंगाल, मुंबई और मद्रास से भारतीयों और अंग्रेजों की रेशियो, सेना की अनुपात में परिवर्तन कर दिया। और ये कहा गया कि जो तोपखाने हैं वो हमेशा अंग्रेजों के नियंत्रण में होना चाहिए क्योंकि भारतीय लोग विरोध भी कर सकते हैं। भर्ती में बदलाव हुए। अवध बिहार की जगह लड़ाकू जातियां सिख, गोरखा, पठान को प्राथमिकता दी ताकि एकता बना रहे। इन लोगों ने समर्थन किया था, इसलिए इन लोगों को समर्थन के तौर पर आगे बढ़ाया गया, बाकी लोगों को हतोत्साहित किया गया। देखो, जातीय विभेद को बढ़ावा दिया गया। सांप्रदायिकता को संस्थागत रूप दिया गया जिसमें भविष्य में दो राष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी और पाकिस्तान की नींव रखी क्योंकि हिंदू बनाम मुसलमान की मानसिकता इन लोगों ने ज्यादा। अब एक बात यह भी है कि क्या कभी भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के अच्छे उदाहरण मिलते हैं? तो इतिहास, यहाँ पर इतिहासकारों की दो होड़े हैं। एक कहती है कि जी हाँ, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हिंदू मुसलमान एकता भारत में कभी कायम नहीं हो पाई, लेकिन अंग्रेजों ने उसको और टूट दिया। धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप का वादा किया। उन्होंने कहा कि न तो हम हिंदुओं के न मुसलमानों के पर्सनल कानूनों में कोई हस्तक्षेप करेंगे। आर्थिक नीतियों में परिवर्तन आया। रेल विस्तार, सिंचाई नहरें, औद्योगिकरण की प्रक्रिया में तेजी, केवल कच्चे माल के निर्यात के लिए। अब भारत में रेल का, उसके पहले भी रेल चलाई जा रही थी लेकिन रेल का नवीनीकरण किया गया, तेजी की गई, जिससे उन्होंने अब आर्थिक स्थिति में भाग लेना। घरेलू उद्योग बर्बाद हो गए। विदेशी वित्तीय पूंजी का चरम शोषण समाप्त शुरू हो रहा था। तो भारत में एक ऐसा दौर स्टार्ट होने वाला था जो अत्यधिक शोषण था। अब आपको एक अच्छा, बड़ा अच्छा सुंदर चित्र दिया गया है। देखिए, विद्रोह का महत्व, स्वतंत्रता संग्राम की नींव। देखिए, अंग्रेजों की अजेयता का भ्रम टूटा। विद्रोह ने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रिटिश सत्ता अजेय नहीं है, केवल शक्ति के बल पर टिकी है। सबसे बड़ी चीज होती है कि जब समाज में ये व्याप्त हो जाए कि आप अद्वितीय नहीं हैं, आप अपराजय नहीं हैं, आपको पराजित किया जा सकता है। क्योंकि धीरे धीरे लोगों को पहले लगा था कि अंग्रेज अपराजय जाति के हैं, इनको कोई पराजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन 1857 की क्रांति ने यह सिद्ध कर दिया था कि इन लोगों को भी हराया जा सकता है। अभूतपूर्व हिंदू मुस्लिम एकता 1857 के दौरान दिखी। हिंदू मुस्लिम एकता ने राष्ट्रीय भावनाओं को बीज बोया। तो यहाँ पर राष्ट्रीय भावना देखने को मिली थी 1857 क्रांति में। शोषणकारी चेहरों का पर्दाफाश, ब्रिटिश सरकार का असली चरित्र उजागर हुआ जिसने भारतीयों में उन्हीं बाहर निकालने का संकल्प उठाया क्योंकि 1857 क्रांति के बाद अंग्रेजों ने जो आर्थिक शोषण किया था वो आगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से खुल गया। लोगों को पता लगा कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति, रूस, तुर्क, ईरान और ताइवान विद्रोह ने ब्रिटिश को खिलाफ सहानुभूति दी। राजनीतिक जागृति का उदय, इस विद्रोह पर सबसे बड़ा जो प्रभाव था वो ये था कि 1857 की क्रांति ने भारत में एक राजनीतिक जागृति ला दी थी। कौन सी राजनीतिक जागृति? वो जागृति जो ये बता रही थी कि अब हम अंग्रेजों से डरेंगे नहीं, अब हम अंग्रेजों को भी हटा सकते हैं। और हम अगर कुछ देखें तो हम देख सकते हैं इसमें कुछ पीवाईक्यू में कौन कौन से सवाल आए हैं, तो हम आपको ये दिखाना चाहेंगे। 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ प्रश्न है। प्रश्न बहुत, संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी।
लेकिन आप इसके माध्यम से एक आइडिया लगा लेंगे कि किस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न इस टाइप के आते हैं, देखिए आपको दिख रहा है साहब, अब दिख रहा है। कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? तो आप जानते हैं कि झांसी भी हुआ था, महारानी लक्ष्मीबाई जगदीशपुर से कुंवर सिंह कर रहे थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल। तो चित्तौड़ जो है वो प्रभावित नहीं हुआ था। तो आपको इसका मतलब ये है कि आपको क्या याद रखना है, आपको यह याद रखना है कभी क्षेत्रों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से क्षेत्र प्रभावित थे, कौन से क्षेत्र प्रभावित नहीं थे। ना कि ये प्रश्न को याद करना है, बल्कि आपको ये समझना है कि ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप जानते हैं कि लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग था। महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 के उद्देश्य क्या थे? तो देखिए, रियासतों की इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। रियासतों के विलय की नीति समाप्त और प्रशासन क्राउन के अधीन हो गया था 1858 के एक्ट में, जो मैंने आपको बताई है। आप देखो, 1857 में विश्वासघात के कारण मृत्युदंड किसको दिया गया? वो तात्या टोपे को दिया गया। तात्या टोपे जो थे वो आपने देखा कानपुर और झांसी में एक बड़ा महत्व था इनका। बाद में एक व्यक्ति ने इनके साथ गद्दारी कर दी और ये सोते हुए पकड़े गए। बाद में अंग्रेजों ने इनको मध्य प्रदेश में फांसी दे दी थी। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश नीतियों के विकास में एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ, स्पष्ट कीजिए। ये मेंस के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश नीतियों के विकास में एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ। अगर आपको लिखना है तो आप कोई भी प्रश्न अगर लिखते हैं तो देखिए, अगर आपको ये प्रश्न लिखना है तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा? सबसे पहले आपको इंट्रो देना होगा। इंट्रो में आप क्या लिखेंगे? इंट्रो में आपको लिखना है कि देखो, ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ। तो आपको लिखना है कि सन 1757 की प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई थी। उसके बाद उनकी कौन सी भू राजस्व नीतियां रही, ये थोड़े थोड़े इंट्रोडक्शन में दे देना है। और इंट्रोडक्शन में दे देना है कि कौन से उन्होंने सामाजिक रिफॉर्म्स किए थे, आदि आदि चीजें। और उसके बाद लिखना है कि क्योंकि बात का फोकस करना है कि 1858 में ये एक्ट लाई गई, उस एक्ट के द्वारा रियासतों के प्रति ये नीति रही, भू राजस्व की ये नीति रही, सामाजिक ये नीति रही, और हिंदू मुस्लिम के लिए उनकी ये नीति रही, सैनिक के लिए नीति रही। तो क्या टर्न हुआ आपको ये बता देना है। 1857 का विद्रोह स्थानीय विद्रोह का चरम रूप था, स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना है कि अभी तक जो स्थानीय विद्रोह हुए थे, चाहे उसमें कुछ सैनिक विद्रोहों को मैंने चर्चा की है, कुछ नागरिक विद्रोह का एग्जाम्पल दे दीजिए, कुछ किसान विद्रोह के छोटे छोटे एग्जाम्पल देके लिखिए। ये चरम रूप इसलिए था क्योंकि इसने एक बड़ा विजन रखा था, इसमें एक संगठन बनाया गया था, इनका ये क्षेत्र था, आदि आदि चीजें आपको बता देनी है। अब देखो, इलाहाबाद प्रयागराज के नेता कौन थे? तो मौलवी लियाकत अली के द्वारा, मौलवी लियाकत अली के द्वारा यहाँ नेतृत्व किया गया था। चलिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए, 1857 की क्रांति का एक बार फिर मैं रिव्यू बताता हूं आपको। क्रांति के समय भारत की इंग्लैंड की स्थिति मैंने बताया कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन, भारत का लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था, और बहादुर शाह भारत का क्या बोलते हैं मुगल शासक था। 1857 के पहले कुछ सैनिक विद्रोह हुए, तो मैंने आपको प्लासी, बक्सर, और क्या बोलते हैं बैरकपुर, बेल्लौर जैसे विद्रोह का एग्जाम्पल बता दिया। तो आपको यह पता लग गया कि इसके पहले भी विद्रोह हुए थे। 1857 के विद्रोह के काल और तत्कालीन काल क्या थे? तो आपको मैंने बहुत विस्तार से बताया है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक काल कौन कौन से थे, कौन कौन सी नीतियां थी, और बताया है कि तत्कालीन काल कारतूस वाले कौन से थे। आप एकदम समझ गए होंगे। विद्रोह का प्रसार और प्रशासन कैसे, विद्रोह का प्रसार कौन कौन से क्षेत्रों में हुआ, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन नेतृत्व कर रहा था, उसका प्रसार कैसे हुआ था, इसका प्रशासन कैसे चल रहा था बख्त खान आदि के द्वारा, ये भी आपको बताया गया है। सैनिक विद्रोह के प्रमुख केंद्र और उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो मैंने बहुत पूरे डिटेल में, यहाँ देखिए इस स्लाइड में पूरा यही बताया था, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण था। तो ये पूरा स्लाइड में आप देख सकते हैं। वहीं देखो, 18 संबंधित प्रमुख पुस्तकें आपको मैंने बताई हैं कि प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थी, और विद्रोह की सफलता और असफलता के प्रभाव कौन कौन से थे, ये भी मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया है। और इससे संबंधित जो पीडीएफ है वो मेरे ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। टेलीग्राम के लिंक को जरूर आप एक्टिवेट कर लें और उस ग्रुप से जुड़ जाए। ये जो पीडीएफ है सेम टू सेम पीडीएफ भेज दी जाएगी। और
और जिसमें मान लीजिए इसमें जो टिक वगैरह लगे हैं, इनको हटाने के बाद भी मैं भेज दूंगा, दोनों टाइप की पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। और आप उसको एक दो बार रीड करिए, और रीड करने के बाद आप कुछ पीवाईक्यू आदि प्रश्न लगा लीजिए। और जब आंसर राइटिंग के लिए घबराइए मत। जब मैं पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दूंगा तो फिर मैं आपको आंसर राइटिंग बहुत बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा, जिसमें आप बहुत आराम से लिखना सीख जाएंगे। और आप ऐसा कभी मत सोचिएगा कि जिस दिन पहला आप आंसर लिखेंगे वो आंसर ऐसा होगा कि वो म्यूजियम में रखा जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आदमी धीरे धीरे सीखता है, और आंसर राइटिंग एक स्किल है, ना कि रटी हुई चीज़ें आप डिलीवर कर सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरा क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।